हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका 1000 गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर के आप 1000 रूल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हो। और इसमें आप देखोगे कि हर एक चैप्टर, ग्रामर के हर एक चैप्टर इसमें आपको कंप्लीट मिलेगा। ठीक है। और एक बात और भी आपको जान लेना है कि जितने मेंस लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल का मेंस, एसएससी सीपीओ का मेंस, बैंकिंग के जितने मेंस एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। और जितने सारे रूल्स हैं यहाँ पर सब अच्छे लेवल के रूल्स हैं। और एक नोटिस देना है आप लोगों को, जो पर्सनल गाइडेंस के स्टूडेंट हैं, पर्सनल गाइडेंस के स्टूडेंट को करना क्या है, मान लो आप 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हो, देख लेते हो वीडियो और सीख लेते हो रूल्स को, तुरंत आपको उस 50 क्वेश्चंस का टेस्ट लगाना है। मुझे व्हाट्सएप पे मांगना है आपको कि सर मैंने 50 क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं और आप मुझे तुरंत उसका टेस्ट भेज दो, है ना। तो मैं टेस्ट भेजता रहूँगा। आपको एक बार लगाना है, 2 बार, 3 बार, जितना बार चाहो उतने बार लगाओ टेस्ट को, और टेस्ट को मांगते जाना, मैं सेंड करते जाऊँगा। ठीक है। और इसी तरीके से आपको बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस करना है और याद कर लेना है। एक चीज़ ध्यान रखना, जिस दिन आप 50 क्वेश्चंस के वीडियो को देख लिए उसी दिन आपको उसको लर्न भी करते जाना है। मतलब ऐसा नहीं कि कल पे छोड़ देते हैं, नहीं, उसी दिन उसको सीखना है और एकदम उसी दिन आपको टेस्ट भी लगाते जाना है। ये कोशिश करोगे तो मुझे लगता है बहुत कम दिनों में आप 1000 ग्रामर रूल्स को ऐसे भी याद कर लोगे। इसमें आप देखोगे कि चैप्टर वाइज सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। और जिनको ज्वाइन करना है पर्सनल गाइडेंस को, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करोगे, मैं डिटेल आपको बता दूंगा क्या करना है इस पर। टेलीग्राम यूज़ करते हो तो त्रिगीतम सर्च करना, ये ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, देखो पढ़ो अच्छे से। यहाँ है रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना। फर्स्ट रूल है कि हु, विच, दैट, ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं कि पहले प्रयुक्त नाउन्स सामान्यतः द लेते हैं। कहने का मतलब है कि जब भी आपको ये सारे वर्ड्स दिख जाए किसी भी सेंटेंस में, हु, विच और दैट, तो इसके पहले कोई ना कोई अगर नाउन आया है तो उसके पहले द लगाना है। बशर्ते क्या होना चाहिए कि वो प्रॉपर नाउन नहीं होना चाहिए। प्रॉपर नाउन का मतलब है जैसे किसी का नाम हो गया राम, गरिमा, कीर्ति, है ना, दिल्ली, मुंबई, ये सारे वर्ड्स को कहते हैं प्रॉपर नाउन। मतलब नेम ऑफ पर्सन और नेम ऑफ प्लेस के नाम को। तो प्रॉपर नाउन नहीं होना चाहिए ये वाला नाउन। और जहाँ भी आपको हु, विच, दैट दिख जाए उसके पहले कोई भी नाउन दिखे तो उस नाउन के पहले आपको द लगा देना है, जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल में बताया हूँ। अच्छा देखो, द क्यों लगाएंगे इसके पहले, क्योंकि ये तीनों वर्ड्स हैं ना, वो इन नाउन्स को एक स्पेसिफिक बना देता है। जिसके मतलब अगर आप उस पूरे सेंटेंस को पढ़ोगे जहाँ पर हु, विच और दैट लगा है और उसके पहले अगर नाउन है और उसके पहले द लगाना है कि नहीं, आपको पता चल जाएगा उस सेंटेंस को पढ़ते ही कि वो स्पेसिफिक है कि नहीं। और ये हु, विच और दैट जो है उस नाउन को स्पेसिफिक बना देता है, इसीलिए उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। यहाँ पर जैसे है, यू आर द टीचर हु हेल्प्ड मी, मतलब आप वही टीचर हो जिन्होंने मुझे हेल्प किया था, है ना। तो यहाँ पर देखो हु नज़र आया आपको, यहाँ पर हु है, हु के पहले आपको कोई नाउन नज़र आया, जी हाँ, टीचर। टीचर क्या है, नाउन है। अब इस नाउन के पहले क्या लगाना है, आपको द लगाना है। तो ये बिल्कुल ही आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखो सेंटेंस क्या कह रहा है, ये कह रहा है दीज आर द स्टूडेंट्स हु आई हैव इन्वाइटेड, मतलब ये सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने इन्वाइट किया हुआ है ना। अब जरा देखो यहाँ पर क्या है, हुम है, दीज आर द स्टूडेंट्स हुम आई हैव इन्वाइटेड, हाँ हुम है। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर लेना, हु, विच, दैट, हुम, ये सारे वर्ड्स भी हो सकते हैं, है ना, हुम भी हो सकता है वहाँ पर। होम के पहले क्या कोई है यहाँ पर नाउन, जी हाँ, स्टूडेंट्स नाउन है और इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि होम जो है ये इन स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक बना देता है उस सेंटेंस में, है ना, कि ये वही सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने इनवाइट किया हुआ है। समझ रहे बात को। तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर से एक बार पढ़कर सुना देता हूँ, हु, विच, दैट और होम, ये सारे अगर वर्ड्स आपको देखने को मिल जाए तो उसके पहले वाले नाउन के पहले द का यूज़ करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको लगाना है। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन है, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन। अब यहाँ पर बोल रहा है कि साइंस में क्रेडिट उस इंसान को जाता है हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, जो इस वर्ल्ड को कन्विंस करता है, मना लेता है किसी बात के लिए। नॉट टू द मैन टू हुम द आइडिया
फर्स्ट अकर्स, मतलब उस इंसान को क्रेडिट बिल्कुल नहीं जाता जिसके पास कोई नया आइडिया पहली बार आती हो, जबकि उसको जाता है जो इस वर्ल्ड को कन्विंस कर ले उस आइडिया के बारे में। समझ गए बात को? मतलब आइडिया तो हर एक के दिमाग में कुछ ना कुछ आते रहता है, लेकिन आप उस चीज़ को दुनिया के सामने दिखाओगे नहीं तो आपको क्रेडिट मिलेगा नहीं। तो वही कह रहा है कि उसी इंसान को मिलता है जो इस वर्ल्ड को कन्विंस कर लेता है। यहाँ पर आपको क्या देखना है? हुम फिर हु नज़र आ रहा है कहीं? जी हाँ, नज़र आ रहा है। कहाँ पर? एक जगह यहाँ हु है, यहाँ पर हुम है, देख रहे हो? अब जरा देखो, इसके पहले हुम के पहले, टू हुम के पहले एक मैन यहाँ है और हु के पहले मैन यहाँ है। यहाँ तो द का यूज़ करेक्ट है बिल्कुल, है ना? लेकिन यहाँ पर इस मैन के पहले ए का प्रयोग हुआ है जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो किस पार्ट में यहाँ पर गलत है? फर्स्ट नंबर पार्ट में, ए नंबर पार्ट में आपका गलत है। और यहाँ पर ए ना हो करके यहाँ पर क्या होना चाहिए? द होना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि हु के पहले मैन का यूज हुआ है, मतलब एक नाउन का यूज हुआ है और उस नाउन के पहले द का प्रयोग करेंगे। क्लियर यहाँ तक? चलिए, फर्स्ट आप सीख गए। सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल बोल क्या रहा है? देखो यहाँ पर बोल रहा है, जैसे उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर मैं एक एक्सेप्शन बोला हूँ आपसे कि वो नाउन क्या नहीं होना चाहिए? प्रॉपर नाउन नहीं होना चाहिए। अब अगले रूल में आप देखोगे कि प्रॉपर नाउन के पहले भी कई बार द का प्रयोग किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? आइए देखते हैं। सेकंड नंबर में बोल रहा है कि अगर किसी व्यक्ति अथवा स्थान, मतलब ये प्रॉपर नाउन को बताता है ना? अगर किसी व्यक्ति अथवा स्थान को उसके गुण और दोष की वजह से उदाहरण स्वरूप प्रयोग किया जाए तो उस नाम के पहले द आर्टिकल यूज होता है। अब जरा देखो, ये गुण और उसके दोष, किसी व्यक्ति या स्थान के गुण या दोष के बारे में अगर हम जिक्र कर दें किसी सेंटेंस में, तो वो जो नाउन है, तो वो व्यक्ति हो या स्थान हो, है ना, वो स्पेसिफिक हो जाता है। और किसी भी स्पेसिफिक चीज़ों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, ये तो पहले से जानते आए हैं, है ना? यहाँ पर इंग्लिश में क्या लिखा है देखो, यूज़ द बिफोर प्रॉपर नाउन, मतलब प्रॉपर नाउन के पहले भी द का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, एक ही बात है, इन दोनों में एक ही रहस्य छुपा हुआ है, ठीक है? मतलब किसी ना किसी तरीके से हम कंपेयर कर रहे हैं या फिर उसको हम उदाहरण के स्वरूप प्रयोग कर रहे हैं, मतलब उदाहरण दे करके हम किसी को कोई चीज़ बताना चाह रहे हैं किसी के नाम के बारे में। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। देखो यहाँ सूरदास इज़ द मिल्टन ऑफ इंडिया, मतलब सूरदास के जैसे ही व्यक्तित्व वाले पर्सन थे मिल्टन, है ना? या फिर कह सकते हैं मिल्टन के जैसे ही सूरदास थे। अब यहाँ पर सूरदास को कंपेयर किया गया है किससे? मिल्टन से, है ना? मतलब मिल्टन वाले गुण कौन रखता है? सूरदास नाम के एक जो कवि थे वो रखते हैं, है ना? लेकिन मिल्टन के पहले क्या हम द का प्रयोग कर सकते हैं? इन सिंपल, मिल्टन एक व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति के पहले हम द का प्रयोग तो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर कंपेयर किया गया सूरदास से, मतलब सूरदास के गुण और व्यक्तित्व जो है वो मिल्टन में मिलता जुलता है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हम कर देते हैं, ठीक है? जैसे अगर मैं एग्जांपल बोलूं, जैसे कि अल्लू अर्जुन है ना, अल्लू अर्जुन बहुत ज़्यादा फेमस है, साउथ इंडियन एक्टर है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे ले लेते हैं एग्जांपल। हाँ, जैसे शाहरुख खान है ना, शाहरुख खान इज़ द अल्लू अर्जुन ऑफ बॉलीवुड। देख रहे हो? मतलब क्या है कि शाहरुख खान जो है वो बॉलीवुड के क्या है? द अल्लू अर्जुन है। तो अल्लू अर्जुन के पहले सिंपली हम तो द का प्रयोग करते नहीं, लेकिन यहाँ पर करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्लू अर्जुन और हम शाहरुख खान में क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। बात को समझ रहे हो? मतलब अल्लू अर्जुन का गुण हम दिखाना चाहते हैं शाहरुख खान में, तो उनके गुण और दोष के वजह से उनको क्या कर रहे हैं? उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं या फिर कंपेयर कर रहे हैं। बात समझ गए? तब जा करके किसी नाम के पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर नाउन के पहले। इसी तरीके से ही इज़ द महात्मा गांधी ऑफ मॉडर्न इंडिया, मतलब कोई एक व्यक्ति है। अब सिंपली अगर हम बोलें कि द महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट पर्सन, ऐसे तो बोल नहीं सकते, क्योंकि महात्मा गांधी किसी पर्सन का नाम है और उसके पहले हम द का प्रयोग कर नहीं सकते। समझ रहे हो बात को? लेकिन अगर हम किसी का कंपैरिजन कर रहे हैं महात्मा गांधी से, या फिर किसी व्यक्ति को हम महात्मा गांधी का उपाधि देना चाहते हैं एक तरह से, तो उस महात्मा गांधी के पहले हमें द का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यक्ति का एक व्यक्तित्व के बारे में बता रहा है ना? तो यहाँ पर मिल्टन है और महात्मा गांधी है, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं बता रहा, ये उस व्यक्ति का गुण के बारे में बता रहा है। सूरदास के गुण के बारे में बताया जा रहा है मिल्टन से। समझ रहे हो बात को? कंपेयर करके। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है।
फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति अथवा स्थान को उसके गुण और दोष के वजह से उदाहरण स्वरूप प्रयोग किया जाए तो उस नाम के पहले द आर्टिकल यूज करते हैं। अब क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ दिया है कालिदास इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब क्या है भाई, शेक्सपियर की तुलना हम किससे कर रहे हैं, मतलब कालिदास की तुलना हम किससे कर रहे हैं, शेक्सपियर से, समझ रहे हो। तो शेक्सपियर भी एक पर्सन का नाम है जिसके पहले हम द का प्रयोग इन जनरल तो करेंगे नहीं, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले हम द का प्रयोग करते नहीं, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन की बात है तो क्या करेंगे, तब हम यहाँ जा कर के द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देख रहे हो, तो शेक्सपियर के पहले हम यहाँ द का प्रयोग करेंगे। बी नंबर ऑप्शन आपका गलत था और यहाँ पर शेक्सपियर के पहले द का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, अब जरा देखो, अब यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूजन आ सकता है कि सर कालिदास के पहले लगा देते, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। किसके पहले लगाना है, कौन से नाम के पहले, तो यहाँ ध्यान देना एक चीज़, यहाँ कालिदास का कंपेयर हम कर रहे हैं किससे, शेक्सपियर से कर रहे हैं। मतलब कालिदास में हम शेक्सपियर के गुण को क्या करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि उनके अंदर शेक्सपियर वाले गुण हैं। तो जिसके गुण के बारे में बताया जाए उसके पहले द का प्रयोग करना है। तो यहाँ शेक्सपियर के गुण हम किसी दूसरे में दिखा रहे हैं, कालिदास में दिखा रहे हैं, तो स्पेसिफाई हम किसको कर रहे हैं, शेक्सपियर को, तो यहाँ पर द का प्रयोग करना है। समझ गए, मुझे लगता है अब बिल्कुल समझ गए अच्छे तरीके से। अब जरा देखो थर्ड नंबर रूल देखो, यहाँ पर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि देन अ टू का प्रयोग हो तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं करते। वैसे भी जानते हैं इन जनरल कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का प्रयोग करते नहीं हैं। जैसे ही इज़ बेटर देन यू, ये तो करेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि ही इज़ द बेटर देन यू, यहाँ पर द का प्रयोग नहीं कर सकते, बात समझ रहे हो। या फिर यहाँ पर शी इज़ सीनियर टू यू, तो यहाँ पर हम शी इज़ द सीनियर टू यू नहीं कह सकते, इतना तो हम लोग पहले से जानते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ बोला द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू दैट कालिदास वॉज द ग्रेटर दैन एनी अदर पोएट। अब यहाँ पर ग्रेटर जो है कंपैरेटिव डिग्री में है, इसके पहले द का प्रयोग कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है ना। इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखना आगे के भी हम लोग रूल में देखेंगे कि वहाँ कंपैरेटिव डिग्री यूज हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर द का प्रयोग हुआ है और बिल्कुल सही हुआ है। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला कि कंपैरेटिव डिग्री तो रहेगा आपका, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू, ये जो तीन वर्ड है ना, ऑफ द टू, ये शब्द आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऑफ द टू, अगर इसका प्रयोग हुआ है ऑफ द टू का प्रयोग, तो उस कंपैरेटिव डिग्री मतलब इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल में, ही इज़ द बेटर ऑफ द टू बॉयज़। अब ऑफ द टू है ना, और इसके पहले ध्यान रखना प्लूरल में होगा जो भी नाउन होगा। अब यहाँ पर ऑफ द टू है और ये वाला बेटर कंपैरेटिव डिग्री को बता रहा है, तो इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। अगर दैन और टू रहे तो हम नहीं करेंगे उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले टू का प्रयोग, मतलब द का प्रयोग, है ना। लेकिन अगर उस कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू मेंशन रहे तो इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये कि दिस इज़ डेफिनेटली बेटर ऑफ द टू आंसर्स, मतलब ये जो आंसर है वो उन दोनों आंसर्स में से बेटर है ना। अब यहाँ पर ऑफ द टू का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर इसके पहले क्या आया है, कंपैरेटिव डिग्री, इसके पहले द का प्रयोग होना ही होना है। तो यहाँ पर कहेंगे कि डेफिनेटली और बेटर के बीच क्या होगा, द का प्रयोग होगा। तो कैसे कहेंगे, दिस इज़ डेफिनेटली द बेटर ऑफ द टू आंसर्स। समझ गए बात को। तो बी नंबर ऑप्शन में यहाँ पर एरर था। अब बात करते हैं, देखो इसको दूसरे तरीके से, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर ऑफ द टू के पहले तो कहीं नहीं है कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन इनडायरेक्टली ये बेटर जो है ये इसके पहले ही है। पढ़ोगे समझ जाओगे। देखो ऑफ द टू आंसर्स मतलब ये दोनों आंसर्स में से दिस इज डेफिनेटली द बेटर। अब इस बेटर के पहले क्या करना पड़ेगा, आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर है। एक ही सेंटेंस से दोनों अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ भी द होगा इसके पहले और इसके पहले भी द का प्रयोग होगा। ठीक है,
अब ज़रा देखते हैं, अब और भी देख लेते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री के बारे में क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, क्योंकि लोग पढ़ के चले जाते हैं एग्जाम में कि सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री रहे भाई तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन करते हैं। कैसे करते हैं, एक तो रूल इसके पहले देखे और यहाँ 5th रूल में भी देखेंगे एक रूल। देखो क्या है ये बता रहा है कि जब यह बताने की कोशिश हो कि दो वस्तु या घटनाएं साथ साथ परिवर्तित हो रहे हैं तो वहाँ प्रयुक्त कंपैरेटिव डिग्री के पहले द और द का प्रयोग होता है। मतलब द और द का एक फॉर्मेट चलता है, उसको कह सकते हैं स्ट्रक्चर चलता है। ठीक है, कैसे, देखो, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। मतलब जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना ज़्यादा प्राइस होगा। समझ रहे हो। अब ज़रा देखो, प्राइस का बढ़ना मतलब डिमांड का बढ़ना और प्राइस का बढ़ना क्या है, साथ साथ परिवर्तित हो रहा है। एक दोनों घटनाएं साथ साथ चल रही हैं, है ना। डिमांड का बढ़ना और आपका प्राइस का बढ़ना दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो दोनों के पहले हम क्या करेंगे, दोनों कंपैरेटिव डिग्री जहां देखने को मिल रहा है आपको, इन दोनों के पहले द का प्रयोग करेंगे। यही ये बता रहा है, द एंड द। तो द ग्रेटर और द हायर, ये आपका करेक्ट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे भी आप अगर देखोगे तो ये इस तरह के सेंटेंस जो हैं वो बहुत ही फेमस होते हैं, है ना। जैसे मैं अपने अबाउट में ही लिख करके रखा हुआ हूँ कि द मोर यू प्रैक्टिस इन, क्या था भाई, हाँ, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। तो देख रहे हो वहाँ पर भी लेस और मोर के पहले क्या लिखा हुआ है, द का प्रयोग किया हुआ है ना। तो इस तरीके के सेंटेंस और इस तरीके के स्ट्रक्चर को आपको वैसे भी ख्याल रखना चाहिए। फिर से पढ़कर सुना देता हूँ कि जब यह बताने की कोशिश हो कि दो वस्तु या घटनाएं साथ साथ परिवर्तित हो रहे हैं तो वहाँ पर प्रयुक्त कंपैरेटिव डिग्री के पहले द और द का प्रयोग होता है। मतलब दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। यहाँ पर पूछा है कि इन अ माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील। अब जब भी कोई क्या कहते हैं, पर्वत पे चढ़ने वाला जो अभियान होता है, वहाँ पर जाते हैं पर्वत पे चढ़ने, तो जितना आप हायर जाओगे, है ना, जितना आप हायर जाओगे, कहाँ से, बेस कैंप से जितना हायर आप ऊपर चढ़ोगे उतना आपको कोल्डर फील होगा। तो यहाँ पर देखो दो जगह आपको आया है क्या, अब एक साथ साथ चल रहा है, मतलब साथ साथ परिवर्तित हो रहा है दोनों घटनाएं, है ना। जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे कोल्ड फील होगा आपको। तो ध्यान देना, यहाँ पर ये कोल्डर है और यहाँ पर क्या है, हायर है ना। तो दोनों के पहले हमको द लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पर तो द करेक्ट है, यहाँ पर द होना चाहिए था। तो एरर आपका बी नंबर ऑप्शन में था, बी नंबर पार्ट में। तो यहाँ पर होगा द। कैसे पढ़ेंगे इसको, इन अ माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन द हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील। समझ आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो यहाँ बोल रहा है एक्सक्यूज मी यहाँ क्या बोल रहा है, देखो, राइट इन इंक और फिर राइट इन पेंसिल एक फ्रेज है ना, और इसके बीच कहीं भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर इन था इसलिए नहीं हुआ, लेकिन अगर विद रहता है यहाँ पर, विद, है ना, तो यहाँ पर हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, विद अगर है तो ए और एन का प्रयोग हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर इन अगर बीच में आ गया तो यहाँ पर हमें किसी तरीके का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे इसको सिंपली याद रख लो, है ना, कि राइट इन इंक होता है, राइट इन पेंसिल होता है, राइट विद अ पेन होता है, राइट विद अ पेंसिल होता है ना, राइट विद अ पेन होता है। अब जरा देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनिशियली अ चाइल्ड, मतलब शुरुआती में एक बच्चा, शुड राइट इन अ पेंसिल, उन्हें एक पेंसिल से लिखना चाहिए, बिकॉज इट विल हेल्प हिम इम्प्रूव देयर हैंड राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि एक बच्चा जो है, यहाँ पर देयर का प्रयोग क्यों हुआ, हिज का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, ये भी एक सोचने वाली बात है ना। तो ये इन जनरल सारे बच्चों के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए देयर का प्रयोग हुआ है। अब जरा देखिए, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा यहाँ पर यह है कि यहाँ पर लिखा हुआ है राइट इन अ पेंसिल, जो कि गलत है। क्या होना चाहिए यहाँ पर, अगर विद रहता इन के जगह पर तो ये बिल्कुल करेक्ट होता, लेकिन इन है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ए को यहाँ पर हटा देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं होगा। समझ गए बात। तो बी नंबर ऑप्शन में आपका बिल्कुल ही गलत था। तो दो तरीके से इसको करेक्ट कर सकते हैं, एक तो आप ए को हटा दो, या फिर आप ए को रहने दो और इन को हटा करके विद कर दो, राइट विद या पेंसिल।
ठीक है, तो दोनों तरीके से करेक्ट होगा ये। तो यहाँ पर आप समझ गए बात को। नेक्स्ट देखते हैं 7th नंबर रूल क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि इन डेंजर, इन ट्रबल मतलब मुसीबत में, खतरे में, इन कन्फ्यूजन दुविधा में, इन डेट मतलब कर्ज में, इन डिमांड, इन डिटेल, इन फैक्ट, ये सब जो है वो इडियोमैटिक हैं। इडियोमैटिक कहने का मतलब एक फिक्स टाइप के फ्रेज हैं, इनमें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते। ठीक, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब तो 2-4 बार पढ़ करके और 2-4 बार सुन करके अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करो। मैं पढ़ देता हूँ दोबारा। इन डेंजर मतलब इन अ डेंजर अगर क्वेश्चन में दे दे, बीच में ए लगा कर दे दे तो गलत हो जाएगा, है ना, और फिर द लगा कर बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है इसको। इन अ डेंजर गलत होगा, क्या सही होगा, यहाँ पर सही होगा इन डेंजर, इन ट्रबल, इन कन्फ्यूजन, इन डेट, इन डिमांड, इन डिटेल, इन फैक्ट। फिर से सुन लो, इन डेंजर, इन ट्रबल, इन कन्फ्यूजन, इन डेट, इन डिमांड, इन डिटेल, इन फैक्ट, ये सारे करेक्ट हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन देखो। दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर मतलब जो एक मैनेजर है वो बहुत तरीके का ऑर्डर दे रखा है ना, आदेश दे रखा है, इसके बारे में बता रहा है। मे पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन अ डेंजर मतलब 2000 जो वर्कर्स हैं उनके ज़िंदगी को खतरे में डाल सकता है ना। अब ज़रा देखो, अब यहाँ पर क्या है, डेंजर आपको वर्ड दिख गया, इन दिख गया। अब अभी अभी पढ़े इन डेंजर होता है भाई, इन अ डेंजर नहीं होता, तो यहाँ से ए को हटा दो, है ना। तो डी नंबर यहाँ पर क्या था, एरर था डी में, तो ए को आपको हटा देना है और इन डेंजर से आपको पढ़ना है ना। तो बार बार पढ़ो इसको, इन डेंजर, इन ट्रबल, इन कन्फ्यूजन, इन डेट, इन डिमांड, इन डिटेल, इन फैक्ट, इस तरीके से होता है ना। इनफैक्ट का मतलब वास्तव में, एक क्या है, वास्तव में, है ना, मतलब सचमुच में, ये इसका मीनिंग होता है। समझ गए बात को। अब ज़रा आगे पढ़ते हैं। 8 नंबर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है जब 2 एडजेक्टिव्स का प्रयोग एक व्यक्ति या वस्तु के लिए हो तो सिर्फ पहला एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ज़रा देखेंगे। यहाँ बोल रहा है कि कोई 2 एडजेक्टिव है जो किसी एक ही व्यक्ति की गुणवत्ता के बारे में बता रहा है। समझ रहे बात को। तो दोनों के पहले नहीं लगाना है, फर्स्ट वाले एडजेक्टिव के पहले सिर्फ आर्टिकल का प्रयोग करना है। जैसे क्वेश्चन करते हैं, देखो यहाँ पर बोला क्या है, ऑल द स्टाफ्स ऑफ दिस ऑफिस मतलब इस ऑफिस के जितने सारे स्टाफ्स हैं उसके बारे में। होल्ड द व्यू मतलब एक अपना दृष्टिकोण रखते हैं। क्या दृष्टिकोण रखते हैं, दैट मिस्टर सिन्हा इज़ अ वेरी वाइज एंड एन इंटेलिजेंट ऑफिसर, कि मिस्टर सिन्हा जो है उनके ऑफिस में वो बहुत ही वाइज हैं, बहुत ही होशियार हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं। यहाँ पर गलती क्या है, देखो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है, स्टाफ के बारे में बताया गया है, उसके विशेषता के बारे में, या फिर मिस्टर सिन्हा के बारे में। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मिस्टर सिन्हा के बारे में खासियत बताया गया है, क्या क्या, कि वो बहुत ही वाइज है और बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो 2 आया है एडजेक्टिव किसके लिए, मिस्टर सिन्हा के लिए। 2 एडजेक्टिव आया है, दोनों के पहले एक आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। तो अभी अभी क्या बताए कि किसी एक व्यक्ति के बारे में अगर कोई 2 एडजेक्टिव यूज किया गया है तो आपको फर्स्ट वाले एडजेक्टिव के पहले ए या फिर एन या फिर द का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर कौन सा गलत है, सेकंड नंबर वाला नहीं होगा, फर्स्ट वाला वेरी वाइज जो है उसके पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग करना था। समझ गए बात को। तो सी नंबर ऑप्शन में एरर था और वेरी वाइज के पहले ए का प्रयोग करना था और यहाँ से एन को हटाना पड़ेगा आपको। क्लियर है बिल्कुल। अब आप लोग सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और मुझे कमेंट में बताओगे कि एरर क्या है। पढ़ देता हूँ एक बार। ऑल द पीपल, यहाँ पर देखो ए नंबर का ये वाला पार्ट है, ठीक है। ऑल द पीपल ऑफ इंडिया नो दैट गांधी जी वॉज अ वेरी वाइज एंड अ नोबल सोल, है ना। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना है कि इसमें एरर कहाँ है और क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट में आपको बताना है इसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सुनते जा रहे हैं और कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। पढ़ने के साथ साथ हाँ एक चीज़ और करना, कमेंट में करोगे तो इसके बारे में जो भी एरर है इसमें सेकंड में, इसके बारे में डिटेल बताओगे कमेंट में, ठीक है। तो अब भूलोगे नहीं दोबारा। और दूसरी बात ये है कि हाँ साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते जाना है, वरना आप लोग भूल जाओगे, ठीक। क्योंकि दिमाग को टाइम भी देना चाहिए वर्कआउट करने के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर के ऊपर डिपेंडेंट हो गए और आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा, है ना।
अब जरा बात करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन के बारे में। देख लो, ये कह रहा है मोस्ट के पहले द लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्यों लगेगा भाई? क्योंकि मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री का एक वर्ड है ना। तो क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं, इसलिए मोस्ट के पहले भी क्या आएगा? द का प्रयोग आएगा। अब ध्यान देना कि इसी रूल का कुछ एक्सेप्शन भी है, जो मैं यहाँ पर रूल नंबर 10 के रूप में बता दिया हूँ। देखो, फर्स्ट पहले देख लेते हैं 9th नंबर। मोस्ट के पहले द लगेगा क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री को बताता है। देखो, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन विच वी विल हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली। ये चैप्टर जो है, लेसन जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत ही ध्यानपूर्वक इसकी स्टडी करना पड़ेगा, है ना। अब जरा देखो भाई, ये जो मोस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री को बता रहा है, इसलिए इसके पहले क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर पार्ट ए में एरर था आपका। अब 10th में देखो, यहाँ पर मोस्ट का यूज़ तो हम किए हैं, लेकिन इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। कब नहीं होगा? ध्यान दो कि जब मोस्ट का अर्थ उनमें से अधिकांश या फिर उनमें से अधिकतर का अगर ये बात कहे, तब मतलब मोस्ट का अर्थ अगर उनमें से अधिकांश या फिर अधिकतर का सेंस हो, उसका अर्थ ऐसा हो, है ना, तो क्या करेंगे? उस मोस्ट के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्योंकि मोस्ट का प्रयोग यहाँ अगर हम द का पहले करें हैं 9th नंबर रूल में, तो इसलिए करें क्योंकि कोई स्पेसिफिक चीज़ है ना। वो लेसन जो है वो बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट है और स्पेसिफिक है, इसलिए इसके मोस्ट के पहले द का प्रयोग करेंगे। क्लियर यहाँ तक? अब जरा देखो, यहाँ पर अगर मोस्ट जो है ये अगर अधिकांश का सेंस दे दे, मतलब बहुत सारे लोग हैं, मान लिया जाए यहाँ पर कुछ भी 20-30 लोग हैं, है ना। अब इसमें से अधिकांश की बातें कही जा रही हो, मतलब 20 में से 16 के बारे में बात की जा रही हो, तो हम उसके पहले, वो तो स्पेसिफिक रह नहीं जाता, क्योंकि अगर ये इस 20 में कोई एक की बात कहे, है ना, कोई एक के बारे में अगर चर्चा करे, उसको स्पेसिफिक बनाने की कोशिश करे, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर ये मोस्ट ऐसा मीनिंग निकाल दे, सेंस निकाल दे कि इनमें से बहुत सारे लोगों के बारे में बताए, तब तो उसकी खासियत चली जाती है ना। तो अगर उसकी खासियत चली जाती है तो उस वाले मोस्ट के पहले हम द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अब जरा देखो, क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके। यहाँ पर बोला वी वेंट ऑन ए पिकनिक, हम लोग एक पिकनिक पर गए। एंड द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, और अधिकांश स्टूडेंट, देख रहे हो मोस्ट ऑफ, वैसे भी ये अधिकांश का सेंस जब भी देगा ना तो उसके बाद ऑफ का प्रयोग रहेगा, है ना। इन जनरल ऑफ का यूज रहता ही रहता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बता रहा है कि अधिकांश स्टूडेंट वर विलिंग टू क्लाइंब द माउंटेन, मतलब वे किस चीज़ के इच्छुक थे? माउंटेन पर चढ़ने के इच्छुक थे, पिकनिक पर जब गए थे, है ना। तो अधिकांश स्टूडेंट के बारे में बता रहा है, तब तो इन स्टूडेंट्स की खासियत चली गई, तो इस मोस्ट के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है? फिर से सुन लो, दोनों रूल को एक साथ देख लो। यहाँ पर 9th में बोला है कि मोस्ट के पहले द लगाएंगे जब ये सुपरलेटिव डिग्री का काम कर रहा हो, लेकिन यही मोस्ट अगर ऐसा सेंस दे जिसका अर्थ निकले अधिकांश या अधिकतर का, तो इस मोस्ट के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है? अब देख लो नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है आपसे। यहाँ बोला अगर किसी व्यक्ति में छुपे व्यक्तित्व या खासियत का उल्लेख किया जाए तो उस वर्ड के पहले द लगाया जाता है। देख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। देखो क्या बोला है। इन जनरल मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो फादर एक वर्ड है ना, फादर एक वर्ड है, मदर एक वर्ड है, मतलब नाउन है, जज है, ब्रदर है ना। तो ये सारे वर्ड के पहले इन जनरल हम लोग द का प्रयोग नहीं करते, ये तो हम लोग पहले से जानते आए हैं ना कि रिलेटिव्स के ऐसे जब नाम होते हैं अपने रिश्ते के नाम, तो इस तरीके के वर्ड के पहले हम वैसे भी द का प्रयोग नहीं करते। लेकिन एक यहाँ पर कुछ आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि अगर ये सारे वर्ड्स रिलेशन को ना बता करके किसी व्यक्ति के गुण के बारे में बताए, उसकी खासियत के बारे में बताए, उसके व्यक्तित्व के बारे में बताए, तो इन वर्ड्स के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। कहने का अर्थ क्या है, फिर से समझो। देखो यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति में छुपे व्यक्तित्व और खासियत का उल्लेख किया जाए तो उस वर्ड के पहले द लगाया जाता है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि इन जनरल इसके पहले द नहीं लगता, लेकिन फादर का मतलब अगर हो जाए कि पिता का गुण, मदर का मतलब ये निकले कि एक माता का गुण, जज का मतलब ये निकले कि किसी के अंदर जो जजमेंट की क्षमता है इसके गुण के बारे में बताए, तब ऐसे वर्ड्स के पहले द का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। ठीक है? देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फादर इन हिम कुड नॉट बेयर द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग डॉटर, मतलब एक बीमार बेटी का जो कंडीशन था, जो बहुत ही गंभीर कंडीशन रहा होगा, है ना,
तो उसको वो एक पिता क्या कर पाए, एक पिता क्या नहीं कर पाए, सहन नहीं कर पाए। इसका मतलब ये नहीं कि एक पिता सहन नहीं कर पाए, नहीं, एक पिता का गुण उनमें, यहाँ पर एक किसी पिता के बारे में नहीं बोल रहा है, हेम के बारे में बता रहा है, जिनके एक पिता होने का गुण को बताया जा रहा है। समझ रहे बात को? तो एक जो पितृत्व का गुण है, फादर का गुण है उस व्यक्ति में, वो बेयर नहीं कर पाया, सहन नहीं कर पाया उसके एक बीमार बेटी का। समझ रहे बात को? तो इस फादर के पहले क्या करना पड़ेगा आपको, द का प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या पढ़ोगे इसको कि द फादर इन हिम, मतलब उस व्यक्ति में जो एक पितृत्व का गुण है, एक पिता का गुण है। समझ रहे हो? सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके का है, देख लो। लेट जज इन यू डिसाइड व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू हिम, मतलब तुम्हारे अंदर का जो एक जज का गुण है उसको डिसाइड करने दो कि किस तरीके के पनिशमेंट को उसे देना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर कोई जज के बारे में नहीं बता रहा, यहाँ पर किसी फादर के बारे में नहीं बता रहा था, किसी एक व्यक्ति हिम है उसके फादर का जो गुण है उसके अंदर, उसके बारे में बता रहा था। इसी तरीके से ये जज के बारे में ना बता करके आपके बारे में बता रहा है, यू के बारे में। और क्या कह रहा है कि आपके अंदर जो जज का गुण है उसको डिसाइड करने दो कि किस तरीके का पनिशमेंट किसी व्यक्ति को देना चाहिए। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या होगा, लेट द जज इन यू। समझ गए बात को? तो लेट द जज इन यू ऐसे करेंगे इसको। समझ गए बात को? तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन में यहाँ पर एरर था, और इसमें भी फर्स्ट में था, फादर के पहले द लगेगा, जज के पहले द का प्रयोग होगा। बात समझ गए? क्योंकि यहाँ किसी जज के बारे में नहीं बता रहा, किसी फादर यहाँ पर थर्ड पर्सन नहीं है। थर्ड पर्सन कौन है? हिम है, और यहाँ पर कोई पर्सन यू है जिसके गुण के बारे में, जज होने का गुण और फादर होने का गुण बता रहा था, इसलिए इन शब्दों के पहले हम द का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 12th नंबर। यहाँ बोल रहे कास्ट एंड कम्युनिटीज़ के पहले द लगता है। कई बार ये भी गलती कर देते हैं, देख लो कैसे। कास्ट और कम्युनिटी के पहले द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दिया है राजपूत बिलोंग टू अ मार्शल रेस सिंस दे वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द फोर्स टू फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द रूलर्स, मतलब रूलर्स लोग जो हुआ करते थे, वो जो शोषण करते थे, उसके अगेंस्ट इन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता था, उनके खिलाफ लड़ने के लिए। किसको? राजपूत लोगों को, है ना। वैसे भी राजपूत, मार्शल रेस का मतलब होता है जो लड़ाके किस्म के होते हैं। लड़ाके मतलब यानी झगड़ालू, है ना। लड़ाके कहने का अर्थ होता है जो योद्धा होते हैं, है ना। तो योद्धा के जो प्रजाति हैं उससे बिलोंग करते हैं कौन? राजपूत। देख लो, और ध्यान रखना यहाँ पर राजपूत नहीं है, राजपूत है, प्लूरल है। तो ये किसी कास्ट और कम्युनिटी के बारे में बता रहा है, इसलिए इसके पहले हम क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। तो जब भी ऐसे आपको देखने को मिले कि कोई वर्ड सेंटेंस में कास्ट और कम्युनिटी को बता रहा है, तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं 13th नंबर। यहाँ पर बोल रहा है, इसको आपको ध्यान देना है ना। और ऐसे कई सारे कलेक्टिव वर्ड्स आएंगे। कलेक्टिव कहने का मतलब कि इस तरीके के वर्ड्स एक साथ जो आ रहे हैं, इसी तरीके से आगे भी आने वाला है, सबको ध्यान रखना है, 2-4 बार पढ़ना है, हो सके तो लिख करके भी प्रैक्टिस कर लो, और फिर अपने स्टडी टेबल पे चिपका दो इसको लिख करके ना, तो बार बार देखोगे भूलोगे नहीं। क्या क्या है देख लो। स्कूल है, कॉलेज है, एक ही तरीके के वर्ड्स हैं। चर्च है, टेम्पल है, एक ही तरीके के वर्ड है ना। फिर यहाँ पर वर्क है, बेड है, टेबल है, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, कोर्ट, ये सारे एक जैसे वर्ड हैं, है ना। अब यहाँ पर सी है, समंदर कहने का मतलब समंदर के किनारे, है ना। अब इसके अगर डेप्थ में भी जाएंगे तो भी आपको पता चलेगा कि सी के बारे में कुछ अलग ही स्टोरी है, लेकिन यहाँ पर जो मैं समझाना चाहता हूँ बस उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। देख लो क्या। तो ये सारे जितने वर्ड्स हैं, स्कूल, कॉलेज, होम, चर्च, टेम्पल, सी, वर्क, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, कोर्ट, ये सारे जो वर्ड्स हैं इसके पहले इन जनरल द का प्रयोग नहीं होता। और कब प्रयोग नहीं होता? जब इसका यूज़ जनरल पर्पस के लिए हुआ हो। कहने का क्या तात्पर्य है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, स्कूल का एक जनरल पर्पस क्या है? स्कूल का जनरल पर्पस है कि हम स्कूल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए या फिर टीच करने के लिए। अगर पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो या फिर टीच करने के लिए जा रहे हो तो इस स्कूल के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसका जनरल पर्पस है। इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस होगा तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। ध्यान देना, फिर से समझाता हूँ।
देखो जैसे कॉलेज में या तो हम पढ़ने जाएंगे या फिर टीच करने जाएंगे, इसी तरीके से चर्च और टेम्पल है, उसके पहले वहाँ पर हम जाएंगे क्यों? प्रे करने के लिए, है ना, और फिर पूजा पाठ करने के लिए। तो ये इसका पूजा पाठ के सेंस में अगर दिया हो, अगर चर्च अगर कोई प्रे करने के लिए गया हो, तो इसका ये जनरल पर्पस है, और इस जनरल पर्पस को अगर वो फुलफ़िल कर रहा है तो इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब ये सारे जितने सारे वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये स्पेसिफिक कब हो जाता है? मान लिया जाए मैं टेम्पल जाता हूँ, है ना, और मैं अपने अपने पापा को मान लो छोड़ने जाता हूँ टेम्पल तक, तो पापा जा रहे हैं टेम्पल, लेकिन मैं टेम्पल नहीं गया पूजा करने के उद्देश्य से, मतलब टेम्पल के जनरल पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए मैं नहीं गया, मैं किसी और स्पेसिफिक वर्क के लिए गया, मतलब अपने पापा को वहाँ तक छोड़ने गया, ड्रॉप करने के लिए गया, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप इन सारे वर्ड्स के जनरल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो किसी सेंटेंस में, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। अगर स्पेसिफिक कोई रीज़न की वजह से आप जाते हो तब वहाँ पर इसके पहले द का प्रयोग कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देख लो, मान लीजिए प्रिजन है, अगर कोई व्यक्ति जेल जाता है वहाँ पर किस लिए? सज़ा काटने के लिए, है ना, सज़ा काटने के लिए गया है, तब वहाँ पर हम द का प्रयोग प्रिजन के पहले नहीं करेंगे। लेकिन मान लिया जाए हम किसी से मिलने के लिए प्रिजन गए हैं, तो हम इसका जनरल पर्पस के लिए नहीं गए। जनरल पर्पस क्या है? प्रिजन का सज़ा काटना, और हम गए हैं किस लिए? किसी से मिलने के लिए, तो हम एक अलग ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए गए हैं। अगर हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जाएंगे तब प्रिजन के पहले द का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई? बिल्कुल आप समझ गए होगे, अच्छे तरीके से देख लो। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि लेकिन इसके पर्पस से हटकर अगर इसका यूज़ हो तो इनके पहले द लगेगा। यहाँ पर क्या है देखो, फर्स्ट में देखो क्या है, आई वेंट टू द हॉस्पिटल और प्रिजन टू मीट माई फ्रेंड, या फिर यहाँ पर कहेगा आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड, या फिर आई वेंट टू द प्रिजन टू मीट माई फ्रेंड। अब यहाँ पर क्या है, हॉस्पिटल और प्रिजन के पहले द लगाया हुआ है, क्यों? क्योंकि मैं हॉस्पिटल गया हूँ तो मैं इलाज करवाने के लिए नहीं गया, उसका जनरल पर्पस फुलफ़िल करने के लिए नहीं गया, पर क्यों गया? मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए गया। बात समझ रहे हो? और फिर प्रिजन गया तो मैं वहाँ सज़ा काटने के लिए नहीं गया, मैं किसी स्पेसिफिक वर्क के वजह से गया, और वो स्पेसिफिक वर्क यहाँ पर क्या है? मिलना, अपने फ्रेंड से मिलना। तब इस स्पेसिफिक वजह से यहाँ पर द का प्रयोग करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन है कि ही हैज़ बीन सेंट टू द प्रिजन, मतलब वो जेल भेजा गया, सेवरल टाइम्स, बहुत बार भेजा गया भाई, बट हैज़ नॉट शोन एनी साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट इन हिज कंडक्ट, लेकिन उसके आचरण पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा, है ना। अब यहाँ पर प्रिजन वर्ड आया है, अब किसी व्यक्ति को प्रिजन भेजा गया है सेवरल टाइम्स, कई बार भेजा गया है ना, तो किस लिए भेजा गया है? इस सेंटेंस को अगर हम पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हो ना हो उसमें कोई त्रुटि हो, या फिर कोई मिसकंडक्ट किया हो, किसी के साथ कुछ गलत काम किया हो, है ना, इसलिए भेजा गया होगा, यही तो बताना चाह रहा है। अगर पूरे सेंटेंस को पढ़ते हो तो उसको सज़ा काटने के लिए बार बार जेल को भेजा गया है, किसी से मिलने के लिए सेवरल टाइम्स नहीं भेजा जाता जेल, है ना। तो इसका जनरल पर्पस के लिए इस व्यक्ति को भेजा गया था, और जनरल पर्पस है भाई, तो जनरल पर्पस के लिए हम द का प्रयोग क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। अगर हम किसी से मिलने भला जाते तो वहाँ पर द का प्रयोग कर सकते थे। क्लियर यहाँ तक डाउट? फिर से दोहरा देता हूँ, देख लो। यहाँ पर है स्कूल कॉलेज होम, स्कूल कॉलेज होम, रिपीट करो मेरे साथ, स्कूल कॉलेज होम, स्कूल कॉलेज होम, चर्च टेम्पल सी, चर्च टेम्पल सी, वर्क बेड टेबल, वर्क बेड टेबल, हॉस्पिटल मार्केट प्रिजन कोर्ट, हॉस्पिटल मार्केट प्रिजन कोर्ट। ये सारे वर्ड्स रहे, तो इनके जनरल पर्पस के लिए अगर यूज़ किया गया है तो द का प्रयोग नहीं करना है आपको। लेकिन अगर जनरल पर्पस से कुछ हट करके कोई दूसरे पर्पस से गए हों यहाँ पर, तो इसके पहले द का प्रयोग हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 14th नंबर क्या कह रहा है देखो। 14th नंबर कह रहा है कि न्यूज़ जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है ना, इसलिए इसके पहले ए और एन का प्रयोग हम नहीं करते, और ख़ास करके दे देता है कई बार एग्जाम में न्यूज़ से रिलेटेड। यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में देखो, ही सेड दैट ही फेल्ट नर्वस बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ हीज हैड गिवन हिम अ वेरी बैड न्यूज़, क्योंकि उसे कोई बहुत ही बुरा न्यूज़ सुना दिया, इसलिए वो बहुत ही नर्वसनेस फील कर रहा है ना। अब ज़रा देखो यहाँ पर वेरी बैड न्यूज़ है,
और वेरी बैड न्यूज़ है भाई, तो ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले ए का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करेंगे। छोटा सा रूल था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वेरी बैड दे दिया है न्यूज़ के पहले तो आपको लगेगा कि न्यूज़ के पहले नहीं है ना। तो ये जो है ये वेरी बैड न्यूज़ के लिए ही यूज हुआ है, न्यूज़ के लिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि ए का प्रयोग आपको नहीं करना था। अब बात करते हैं आगे, देखो 15th नंबर रूल यहाँ पर है कि इसको याद रखना है आपको, किस चीज़ को, कि काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ। इसका क्या अर्थ होता है कि एक प्रकार का, इसका यही मीनिंग होता है, एक प्रकार का। तो देख लो, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि काइंड ऑफ मैन, काइंड ऑफ फ्रूट, है ना। तो इस तरीके का अगर कोई वर्ड रहे तो ये जो वर्ड्स हैं ये फिक्स टाइप के फ्रेजेस हैं, फिक्स होते हैं, मतलब इसके बीच में आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, किसी भी तरीके का आर्टिकल इसके बीच में नहीं डालना है आपको, ठीक है। तो देख लो किस तरीके का एग्जांपल यहाँ पर है कि काइंड ऑफ फ्रूट, काइंड ऑफ बुक, सॉर्ट ऑफ पीपल, टाइप ऑफ मैन। तो इस तरीके के वर्ड्स आपको देखने को मिल जाए तो समझ आना कि ये फिक्स टाइप के फ्रेजेस होते हैं, इसके बीच कोई छेड़छाड़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब जरा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ ए मैन हु डज़ नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट्स इन अदर्स। मतलब मैं इस तरीके के इंसान को पसंद नहीं करता जो कुछ काम उसके पास होता नहीं भाई, वो करता क्या है कि दूसरे में बस खामियां निकालते रहता है ना, बुराई निकालते रहता है, दोष निकालते रहता है, नैगिंग करते रहता है, जिसको है ना नैग करना, मैं बताया हूँ इस वर्ड के बारे में। तो ज़रा देख लो यहाँ पर टाइप ऑफ लिखा हुआ है और टाइप ऑफ मैन लिखा हुआ है और इसके बीच में ए का प्रयोग किया हुआ है। मतलब टाइप ऑफ यहाँ पर देखें, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ रहे और अगर उसके बाद जो भी नाउन है तो टाइप ऑफ बाद के आप यहाँ पर नाउन है मैन, तो इस मैन के पहले आपको ये का और एन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना था। तो क्या एरर है, बी नंबर पार्ट में एरर है कि यहाँ से ए को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ये डायरेक्टली मैं टेस्ट सीरीज से लिया हूँ, मतलब जो टेस्ट बना के रखा हूँ आर्टिकल्स वाले चैप्टर के लिए उससे डायरेक्टली उठाया और उसी से इसको मैं सीधा कॉपी कर लिया। अब ज़रा देखो, इसलिए ये पार्ट दिख रहा है आपको। अब ज़रा देखो क्या है 16th नंबर में, यहाँ पर रूल दे रखा है, कुछ ऐसे फिक्स फ्रेजेस होते हैं जिनके बीच कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगते। आपको याद रखना ही पड़ेगा ये सारे को। देखो क्या है, ऑन फायर, ऑन अर्थ, ऑन टाइम, ऑन डिमांड, ऑन स्ट्राइक, ऑन ड्यूटी, ऑन फुट, ऑन फुट का मतलब पैदल होता है, ऑन पेमेंट, ऑन लीव। ये सारे वर्ड्स आपको दिख जाए तो समझ आना कि इसके बीच किसी तरीके का आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। फिर से पढ़ देता हूँ, रिपीट करो मेरे साथ सब कोई। ऑन फायर, ऑन अर्थ, ऑन टाइम, ऑन फायर, ऑन अर्थ, ऑन टाइम, ऑन डिमांड, ऑन स्ट्राइक, ऑन ड्यूटी, ऑन फूड, ऑन पेमेंट, ऑन लीव। ये सारे वर्ड आपको दिख जाए फिक्स टाइप के फ्रेजेस होते हैं जिसके बीच किसी भी तरीके का आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। मान लीजिए यहाँ पर घुसा के दे देगा ए, है ना, यहाँ पर दे देगा एन और फिर द। वैसे अर्थ के पहले द का यूज़ करते हैं क्योंकि प्लैनेट है, लेकिन ऑन अगर वहाँ पर दिख जाए तो ऑन द अर्थ मत बोल देना, क्योंकि ऑन अर्थ जो है ये फिक्स टाइप का एक फ्रेज़ है। समझ रहे हो बात को? तो बस इतना ध्यान रखो कि सबके पहले ऑन लगा हुआ है ना, ऑन ऑन ऑन, देख रहे हो। तो इस तरीके की चीज़ आपको देखने को मिल जाए तो बीच में कहीं पर ए एन और द दिख जाए तो बिल्कुल ही उसको ड्रॉप कर देना। जैसे इस क्वेश्चन में है, क्या है देखो, यहाँ बोला व्हेन द हाउस वॉज सेट ऑन द फायर ऑल द पीपल स्टार्टेड क्राइंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। मतलब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे, है ना। जब क्या हुआ कि व्हेन द हाउस वॉज सेट ऑन द फायर, मतलब जब घर को क्या किया गया, आग लगा दिया गया, है ना। तो सारे लोग क्या करने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। अब ज़रा देखो यहाँ पर है सेट ऑन द फायर, भाई अभी अभी बोला कि ऑन फायर होता है, सिंपली ऑन द फायर नहीं होता, तो यहाँ से द को आपको हटाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये सारे वर्ड्स को पढ़ लेना एक दो बार, ऑन फायर, ऑन अर्थ, ऑन टाइम, ऑन डिमांड, ऑन स्ट्राइक, ऑन ड्यूटी, ऑन फूड, ऑन पेमेंट, ऑन लीव। तो इस तरीके के वर्ड्स आपको जब भी मिल जाए देखने को समझ जाना, यहाँ पर किसी भी छेड़छाड़, किसी भी तरीके का छेड़छाड़ नहीं करना है। देख लो, तो यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि अगर ये फिक्स फ्रेजेस एग्जाम में दिख जाए तो इस पर गौर फरमाना, है ना। टेस्ट के क्वेश्चन है ये, देख लो आगे। यहाँ पर ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं, ऑर्डिनल होता है, कार्डिनल होता है,
ये सब बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए देख लो यहाँ पर आर्टिकल से रिलेटेड क्या बोल रहा है कि ऑर्डिनल नंबर मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, ये सारे वर्ड को ऑर्डिनल नंबर बोला जाता है। तो ये सारे वर्ड्स के पहले द का प्रयोग हम करते ही करते हैं। देख लो क्या है यहाँ पर अ फर्स्ट स्टेप, भाई फर्स्ट तो दिख गया तो इसके पहले द का प्रयोग तो नहीं दिखा, तो यहाँ से ए को हटा करके द लिख दो, है ना, आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है ना। वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं मीनिंग समझा देता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। यहाँ बोल रहा है कि द फर्स्ट, यहाँ से ए नहीं होगा द होगा, है ना, क्यों, क्योंकि फर्स्ट जो है वो ऑर्डिनल नंबर है ना। तो द फर्स्ट स्टेप इन ए रैशनल सॉल्यूशन, मतलब जो तर्कपूर्ण, जो रैशनल का मतलब होता है तार्किक, है ना, तर्कपूर्ण। तो तर्क संगत अगर कोई सॉल्यूशन होता है, उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, टू एनी प्रॉब्लम, मतलब किसी भी समस्या का जो तर्कपूर्ण फर्स्ट स्टेप होता है, तर्कपूर्ण सॉल्यूशन जो होता है, उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इज़ द रिकग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट ए प्रॉब्लम एग्जिस्ट, मतलब किसी प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके पीछे का क्या वजह है उसको पहचानना फर्स्ट स्टेप होता है। मान लिया जाए बीमारी आप दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर का फर्ज है कि वो दवाई देने से पहले उसके कारण को समझे, उसके कारण को नष्ट करे, तब उसकी बीमारी दूर होगी, है ना। तो वही बोल रहा है कि किसी भी प्रॉब्लम का जो रैशनल, एक तार्किक पूर्ण सॉल्यूशन है, वो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर द फर्स्ट होगा। चलिए इतना समझ गए। 18th नंबर रूल क्या कह रहे हैं देख लो। यहाँ बोला है कि हाँ, ये भी फिक्स तरीके के फ्रेज हैं। यहाँ पर देख लो, अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे ऑन डिमांड, ऑन पेमेंट, है ना, ऑन अर्थ, ऑन फायर, तो बीच में कोई आर्टिकल नहीं था, लेकिन ऑन की जगह पर यहाँ पर कुछ इन करके दिया हुआ है। देखो इन है, इन है, इन है, इन है ना। और ये चारों एक ही तरीके के, मतलब एक तरह से समझ लो कि ये आपके मानसिक स्टेट को बता रहा है ना, मेंटल स्टेट को बता रहा है, मतलब आपकी मानसिक अवस्था को बता रहा है चारों वर्ड्स। जैसे इन अ मूड, मतलब आप बिल्कुल ही मूड में हो कुछ करने के लिए। इन अ डिलेमा, मतलब आप दुविधा में हो। इन अ रेज, मतलब गुस्से में हो। इन अ टेम्पर, मतलब आप गुस्से में हो। तो आपके मेंटल स्टेट को बता रहा है। और इस तरीके के फ्रेज देखने को मिल जाए तो समझ आना, यहाँ पर बीच में ए है ना, तो इसको आपको हटाना नहीं है। तो इसको भी बार बार पढ़ लो, फिर से दोहरा देता हूँ। देखो इन अ मूड, इन अ डिलेमा, इन अ रेज, इन अ टेम्पर, इन अ मूड, इन अ डिलेमा, इन अ रेज, इन अ टेम्पर, ये सारे फिक्स फ्रेजेस जहाँ भी दिख जाए आप समझ आना, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर क्या दिया है देख लो क्वेश्चन में, यहाँ बोला डोंट टॉक टू हिम, उससे बात मत करो। ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर, वो हमेशा ही गुस्सा में रहता है आजकल, दिस डेज, है ना। अब देखो इन टेम्पर मतलब गुस्से में रहता है, नहीं भाई, यहाँ पर होना चाहिए इन अ टेम्पर, है ना। तो टेम्पर के पहले ए आपको पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिक्स टाइप का फ्रेज होता है, इसको हम बदल नहीं सकते। अब जरा देख लो, नेक्स्ट है कुछ और भी फ्रेजेस हैं जिसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, और आप ध्यान से देखोगे ना ये सारे को, तो आपको पता चलेगा कि किसी ना किसी एक ही पर्पस के लिए बताया जा रहा है। समझ रहे हो बात को। तो देख लो यहाँ पर है कि कुछ फिक्स फ्रेजेस हैं। जैसे यहाँ पर देखो, मैं किस संदर्भ में बोला अभी कि किसी एक ही पर्पस को बता रहा है। जैसे यहाँ पर ये सारे जितने हैं, ये ट्रैवल से रिलेटेड बात को ये बता रहा है ना, ट्रैवल से रिलेटेड। अब देखो ये सारे फिक्स फ्रेजेस हैं, और इसमें भी छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। बाय अ चांस, अब बाय दी चांस नहीं बोलना है, बाय द मिस्टेक नहीं बोलना है, बाय अ मिस्टेक नहीं बोलना है। ये सिंपली बाय मिस्टेक होता है, बाय चांस होता है। तो ध्यान दो यहाँ पर, बाय चांस, बाय मिस्टेक, बाय पोस्ट, बाय चेक, बाय मैसेंजर। मैसेंजर मतलब व्हाट्सअप हो गया आपका, चाहे जितने तरीके के अभी मैसेंजर के साधन है ना, ईमेल वगैरह, पहले चिट्ठियाँ हुआ करती थी, उसके बारे में बोल रहा है। अब देख लो यहाँ पर क्या बोला है, बाय चांस, दोहराओ मेरे साथ, बाय चांस, बाय मिस्टेक, बाय पोस्ट, बाय चेक, बाय मैसेंजर। बाय चांस, बाय मिस्टेक, बाय पोस्ट, बाय चेक, बाय मैसेंजर, ये सारे फिक्स फ्रेजेस होते हैं। इसके बीच कहीं ए एंड द का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका कि ट्रैवल करते हो इन माध्यम से। अगर आप ट्रैवल करते हो तो कहीं भी ट्रैवल के सेंस में इसके बीच कभी भी आपका ए एंड द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे बाय एयर मतलब आप एरोप्लेन से जा रहे हो, बाय सी समंदर से होके जा रहे हो, बाय लैंड मतलब थल से होकर के जा रहे हो, है ना, बाय रोड, बाय कार, बाय प्लेन, बाय ट्रेन, बाय बाइसिकल, बाय बाइक। तो इस तरीके का यूज़ करोगे तो यहाँ पर ए एंड द का प्रयोग बीच में नहीं करना है। ये फिक्स टाइप के फ्रेजेस होते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, इट वॉज बाय अ मिस्टेक। देखो है ना, कई बार तो लोग बोलते हैं बाय द मिस्टेक, है ना, बाय द चांस ऐसे बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलना है आपको। बाय चांस का क्या मतलब होता है, बाय चांस का मतलब होता है संयोग से, है ना,
इस चीज़ को भी ध्यान रखना। तो यहाँ क्या दिया, इट वॉज बाय अ मिस्टेक, नहीं बाय मिस्टेक होता है सिंपली, ए कहाँ से घुसेड़ दिया भाई, तो बाय मिस्टेक होगा सिंपली। तो इट वॉज बाय मिस्टेक दैट ही कॉट हर हैंड, है ना, कि उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया, ये बाय मिस्टेक हुआ है ना। तो करेक्ट है यहाँ पर, बी नंबर ऑप्शन में एरर था, आपको मिस्टेक से पहले ए नहीं लगाना था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 20th नंबर में, ये बोल रहा है बाय टेलीफोन होता है ना कि बाय अ टेलीफोन, इस पर भी ध्यान देना है ना। यहाँ पर दिया विभोर टॉक्ड टू मनीष बाय अ टेलीफोन यस्टरडे बट शी वॉज नॉट इन हर हाउस, मतलब यस्टरडे फ़ोन किया था विभोर नाम का लड़का मनीष नाम की लड़की को, मनीष लड़कियों का भी नाम होता है, पता नहीं जो भी है, तो वही बोल रहा है कि शी वॉज नॉट इन हर हाउस, है ना। तो यहाँ पर बाय अ टेलीफोन नहीं होता, बाय टेलीफोन होता है, बाय फ़ोन होता है, बाय मोबाइल होता है ना। तो इस तरीके से आपको टेलीफोन के पहले ए का प्रयोग नहीं करना है, मतलब किसी साधन का प्रयोग करते हुए अगर किसी ने किसी को फ़ोन कर दिया है तब की बात कह रहा है। क्लियर यहाँ तक, तो फिर से सुन लो एक बार ताकि ध्यान में रहे, बाय टेलीफोन होता है ना कि बाय अ टेलीफोन, क्लियर है। और फिर बाय द टेलीफोन भी नहीं होता, सिंपली बाय टेलीफोन होता है, जैसे बाय कार होता है, बाय प्लेन होता है ना, बाय बस होता है, उसी तरीके से बाय टेलीफोन होता है ना कि बाय अ टेलीफोन। चलिए कुछ चीज़ों को याद रखो, देखो इसको भी, जैसे कि द पीपल का मतलब होता है लोग, द रिच का मतलब होता है अमीर लोग, द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग, द ओल्ड का मतलब होता है बुज़ुर्ग लोग। तो जब भी लोग के सेंस में, अमीर लोग के सेंस में, गरीब लोग के सेंस में, बुज़ुर्ग लोग के सेंस में अगर सेंटेंस में इन वर्ड्स का यूज हुआ है तो उसके पहले द का प्रयोग होता ही होता है, ठीक है। वैसे लोग सिंपली समझ लेते हैं पीपल का मतलब लोग हो गया, लेकिन लोगों के सेंस में अगर बताएं तो द पीपल कहना सही होता है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है कि द नीड टू सेटअप, मतलब सेटअप का मतलब होता है किसी चीज़ को स्थापित करना, है ना, जैसे फैक्ट्री वगैरह सेटअप करते हैं। तो देखो यहाँ बोल रहा है द नीड टू सेटअप अ गुड लाइब्रेरी इन द लोकेलिटी हैज़ बीन इन द माइंड्स ऑफ पीपल फॉर सम टाइम, मतलब कुछ टाइम से, कुछ समय से लोगों के दिमाग में है कि अपने लोकेलिटी में, अपने नज़दीक में क्या करना है, एक गुड लाइब्रेरी सेटअप करना है। इसकी ज़रूरत को लोगों के दिमाग में बहुत पहले से है, ये बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर क्या दिखा आपको, पीपल दिखा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, हैज़ बीन इन द माइंड्स ऑफ पीपल, नहीं इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, तो यहाँ पर द पीपल होगा, है ना, क्योंकि लोगों के सेंस में बता रहा है, तो लोग का अर्थ होता है, लोग के सेंस में होगा द पीपल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं 22nd नंबर में। यहाँ पर देखो ये काफ़ी कन्फ्यूजन है, लोग हियर है, इसको हियर पढ़ देते हैं, हियर, है ना, जो कि बिल्कुल ही आपको गलत है। ये हियर नहीं पढ़ाता, ये ईयर पढ़ाता है, देख लो, है ना, ये ईयर पढ़ाता है। और ई जो सेंस देता है वो किसका साउंड देता है, वॉवेल साउंड देता है। और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वॉवेल साउंड के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको जब भी, अब ईयर का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, है ना, उत्तराधिकारी। कोई राजा चल बसता है और फिर कोई व्यक्ति चले जाते हैं तो उसके मरने के बाद या फिर उसके त्यागपत्र देने के बाद, है ना, जो भी उसका उत्तराधिकारी बनता है उसको हियर बोलते हैं। क्लियर है, तो हियर लिखते हैं लेकिन पढ़ते उसको ईयर हैं, और हम साउंड ही देखते हैं ए और एन के प्रयोग में, ठीक। अब यहाँ पर क्या बोला है, देखो ये क्वेश्चन बोला कि प्रिंस चार्ल्स इज़ अ ईयर टू द थ्रोन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। अब यहाँ पर किसी के उत्तराधिकारी के बारे में बात कर रहा है, तो ईयर के पहले हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। तो ये वाला वर्ड ना कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, इसलिए मैं इसको स्पेसिफिक तरीके से इसको मेंशन कर दिया हूँ कि ध्यान रखना कि जब भी ये वर्ड दी जाए ईयर मतलब उत्तराधिकारी, तो इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे, ना कि ए का प्रयोग, ठीक है, क्योंकि ये वॉवेल साउंड देता है। 23rd नंबर देखो, यहाँ पर बोला है, ये भी वर्ड आपको ध्यान रखना है, ऑफिस, स्टेशन, बस स्टॉप, मूवी, सिनेमा, थिएटर, पिक्चर, सर्कस, ये सारे वर्ड मैं बता चुका हूँ, इसको कैसे याद रखना है, ट्रिक वगैरह भी बता दिया हूँ, कहाँ पर, आर्टिकल वाला जो कंप्लीट चैप्टर में पढ़ा रखा हूँ उसमें, तो देख लेना वापस जा करके, वरना आप अगर जल्दबाजी में हो तो ये वीडियो देखना काफ़ी है। देख लो, ऑफिस, स्टेशन, बस स्टॉप, मूवी, सिनेमा, थिएटर, पिक्चर, सर्कस, एक्सेट्रा के पहले द लगता ही लगता है, ध्यान रहेगा। इसके पहले हम लोग देखे थे कि प्रिजन है, चर्च है, टेम्पल है, स्कूल है, कॉलेज है, होम है ना, और सी है, वर्क है, बेड है। तो वो सारी चीज़ों के पहले हम लोग क्या करते थे, अगर उसका जनरल पर्पस होता था तो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन स्पेसिफिक पर्पस अगर हो जाता है तो वहाँ पर द का प्रयोग करते थे। लेकिन ऐसा केस इन सारे वर्ड
के बारे में नहीं है, ये अलग तरीके का है। अगर ध्यान दोगे तो इसमें से मोस्ट ऑफ द जो वर्ड्स है वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, तो याद रख पाओगे ऐसे। देखो स्टेशन जो है और बस स्टॉप, यहाँ पर जा कर के आप रुकते हो, कहाँ पर रुकते हो? बस स्टॉप, स्टेशन में, है ना। तो ये दोनों एक तरीके का वर्ड है। ऑफिस एक तरीके का वर्ड है। बाकी जितना है वो एंटरटेनमेंट वाला है। मूवी, सिनेमा, थिएटर, पिक्चर, सर्कस, ये सारे क्या हैं? ये पिक्चर का मतलब ये इमेज वाला पिक्चर नहीं, पिक्चर मतलब थिएटर के बारे में बोल रहा है, सिनेमा के बारे में बोल रहा है। तो ये सारे एक ही तरीके के वर्ड्स हैं एंटरटेनमेंट वाले। तो ये सारे वर्ड के पहले हम द का प्रयोग करते ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेशल होता है ये। अब ज़रा देख लो यहाँ पर क्या है। माई फ्रेंड इंसिस्टेड दैट आई शुड सी द मूवी फ्रॉम बिगिनिंग। अब यहाँ पर मूवी है, इसके पहले द का प्रयोग है, तो बिल्कुल ही करेक्ट है, कहीं एरर यहाँ पर नहीं है कि मेरा फ्रेंड मुझे इंसिस्ट करता है, बार बार कहता है कि भाई ये मूवी को देख लेना चाहिए, देख लो और शुरू से देखो, है ना, ये बता रहा है। तो मूवी के पहले द का प्रयोग हुआ है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है और यहाँ पर नो एरर है। ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ध्यान देना, ऑफिस, सिनेमा, बस स्टॉप, सिनेमा नहीं, यहाँ देखो, ऑफिस, स्टेशन, बस स्टॉप, रिपीट करो मेरे साथ, ऑफिस, स्टेशन, बस स्टॉप, ऑफिस, स्टेशन, बस स्टॉप, मूवी, सिनेमा, थिएटर, पिक्चर, सर्कस, मूवी, सिनेमा, थिएटर, पिक्चर, सर्कस। ये सारे वर्ड्स के पहले हम लोग क्या करेंगे? द का प्रयोग लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। वो चर्च और टेम्पल और जो कोर्ट देखे थे, है ना, स्कूल, कॉलेज, होम, सी, ये सारे जो वर्ड देखे थे उसके 2 केस थे। अगर उसका जनरल पर्पस था तो हम द का प्रयोग नहीं करते, अगर उसका स्पेसिफिक पर्पस था तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते थे। लेकिन ये सारे वर्ड्स के पहले वैसा केस नहीं है, ये जहाँ भी दिख जाए सिंपली आंख बंद करके द का प्रयोग कर देना। अब ज़रा देखो 24 नंबर क्या बता रहा है। यहाँ बता रहा है कि ये जो डेट से रिलेटेड फिक्स फ्रेज हैं इसको आपको ख्याल रखना है, भूलना नहीं है। देख लो, इसके पैटर्न को ध्यान में रखना है। वैसे ऐसे इस तरीके के 2-4 सेंटेंस बना लोगे और याद करोगे ना, पढ़ोगे 2-4 बार, तो आपके इंट्यूशन में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा ये, है ना। तो आपको इसको रीड कर लेना है 2-4 बार। देख लो क्या है ये, द 10th ऑफ मे। वैसे 10th के पहले द का प्रयोग होता ही होता है, लेकिन इस केस में नहीं होता। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर 25th के पहले द लगा देते तो गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पर करेक्ट है आपका। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे जो पैटर्न है इसको ध्यान में रखना है। द 10th ऑफ मे, द 5th ऑफ सेप्टेम्बर, ऑन मार्च 25th, ना कि द 25th, ऑन डिसम्बर 31st, ना कि ऑन डिसम्बर द 31st। अगर यही 31st इधर रहता, है ना, तो बोलते द 31st ऑफ डिसम्बर। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। और अगर आप दूसरे तरीके से ख्याल रखना चाहो तो देखो, यहाँ पर 10th है, 5th है, 25th है, 31st है। अगर ये बिगिनिंग में है तो द का प्रयोग हुआ, अगर ये लास्ट में है तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। तीसरे तरीके से देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर ऑफ है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ऑन है और लास्ट में ये यूज हुआ है, तो इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर क्या बताया है, शी इज़ अराइविंग ऑन मार्च द 25th के पहले इन जनरल हम द का प्रयोग करते ही करते हैं, लेकिन ऑन मार्च है इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे, और इस पैटर्न को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अगर यही 25th पहले रहता, 25th ऑफ और यहाँ पर ऑफ भी रहता, तो इसके पहले हम द का प्रयोग कर सकते थे। समझ गए बात को। तो यहाँ पर है शी इज़ अराइविंग ऑन मार्च 25th, यहाँ से द को हटा देना पड़ेगा। अब आगे देखो 25th नंबर में क्या बोला है, ये भी एक फिक्स फ्रेजेस हैं। मैं सारे फिक्स टाइप के जितने फ्रेजेस होते हैं उसको मैं इसमें कवर कर दिया हूँ, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना कन्फ्यूजन वाला चीज़ है ना उसको मैं इसमें इंक्लूड करके रखा हूँ। देख लो यहाँ पर क्या है, ये है ग्रेटर दैन द लेटर, सुपीरियर दैन द फॉर्मर। वैसे भी द लेटर ही होता है, द फॉर्मर ही होता है, तो द लेटर द फॉर्मर होता ही होता है। इससे पहले आपको इस तरीके के वर्ड देखने को मिलेंगे, ग्रेटर दैन द लेटर, सुपीरियर दैन द फॉर्मर। तो द लेटर द फॉर्मर जहाँ भी आपको देखने को मिल जाए, लेटर फॉर्मर, है ना, बाद वाला पहले वाला, तो इसके पहले हम द का प्रयोग कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्या बोला है, देखो यहाँ पर बोला है कि कबीर एंड रहीम, मतलब 2 लोग हैं, इसमें से ये कौन है, फॉर्मर वाला, ये कौन है, लेटर वाला, बाद वाला, है ना। तो कबीर एंड रहीम मतलब लिखने के हिसाब से, इनके जन्म से रिलेटेड की बात नहीं कह रहा है, लिखने के हिसाब से देखो क्या कह रहा है। ये बाद वाला है इस सेंटेंस में और ये पहले वाला है, मतलब ये फॉर्मर है, ये लेटर है। तो कबीर एंड रहीम आर ग्रेट पोएट्स, ऑब्वियस सी बात है ना। बट
द फॉर्मर इज़, मतलब कबीर के बारे में बोल रहा है, द फॉर्मर इज़ ग्रेटर दैन लेटर, मतलब बाद वाले से एक क्या है, महान है, ज़्यादा महान है, ऐसा ये सेंटेंस बता रहा है। ये है कि नहीं, ये बात की बात है। तो सेंटेंस के हिसाब से क्या होना चाहिए कि लेटर वर्ड जहाँ भी दिख जाए, फॉर्मर वर्ड जहाँ भी दिख जाए, उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर द तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर लेटर के पहले द का प्रयोग नहीं है, जो कि यहाँ पर करना मस्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर 4th नंबर पार्ट में एरर है और लेटर के पहले द का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं 26 नंबर क्या बता रहा है। ये कह रहा है कि ये भी फिक्स टाइप के फ्रेजेस होते हैं, इसको भी ध्यान में रखो, है ना, कई बार देखा गया है एग्जाम में क्वेश्चन। तो यहाँ पर एडमायर द सनसेट ये करेक्ट है, एडमायर द सनराइज ये करेक्ट है। अगर एडमायर वर्ड रहे सनसेट और सनराइज़ के पहले तो यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे सनसेट और सनराइज़ के बीच पहले, ठीक है। और देखना सनसेट के पहले अगर आफ्टर वर्ड भी रहे तो भी करेंगे, बिफोर रहे मतलब सनसेट के पहले आफ्टर या फिर बिफोर वर्ड का इस्तेमाल हो तो सनसेट और सनराइज़ के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर कर दिया है बिफोर द सनसेट, ये गलत हो जाएगा, इसके पहले द का प्रयोग हुआ जो गलत है, नहीं करना है इसके पहले, और सनराइज़ के पहले भी नहीं करना है। फिर से ध्यान दो, फिर से मैं बता रहा हूँ, सनराइज़ और सनसेट अगर आपको ये वर्ड देखने को मिल जाए, सनराइज़ और सनसेट ये सारे वर्ड आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इसके पहले द का प्रयोग हम नहीं करते हैं। लेकिन अगर एडमायर रहे, है ना, तो उसके पहले हम द का प्रयोग कर देते हैं, और वरना आफ्टर और बिफोर रहे तब वहाँ पर उसके पहले द का प्रयोग नहीं करते। फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आप भूलो ना। अगर सनसेट और सनराइज़ के पहले एडमायर वर्ड रहे तब इन वर्ड्स के पहले द का प्रयोग करेंगे, और अगर सनसेट और सनराइज़ के पहले आफ्टर और बिफोर वाला वर्ड रहे तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। यहाँ पर पूछा माई एल्डर सिस्टर केम होम, मेरी जो बड़ी बहन है वो घर आई, आफ्टर द सनसेट मतलब सनसेट के बाद, मतलब सूरज के डूबने के बाद, एंड हैड गोन बिफोर सनराइज, और सनराइज होने से पहले चली गई, है ना। अब देखो ये क्या है, सनराइज है यहाँ पर, इसके पहले बिफोर है, तो इसके बीच में कहीं द का प्रयोग नहीं करना है ना, यही तो अभी पढ़े। लेकिन रहता प्रेज नहीं, एडमायर वाला वर्ड है ना, अगर एडमायर वाला वर्ड रहे तो उसके पहले हम लोग को द का प्रयोग करना था। ये क्वेश्चन देखा गया है इसलिए इसको मैं इंक्लूड कर लिया हूँ। अब देख लो यहाँ पर है सनसेट, आफ्टर है ना, और आफ्टर सनराइज है, तो आफ्टर सनराइज में बीच में द का प्रयोग नहीं करना था, करेक्ट। तो ध्यान देना, यहाँ पर फिर से दोहरा देता हूँ कि ये फिक्स टाइप के फ्रेज होते हैं कि अगर सनसेट और सनराइज़ के पहले एडमायर वर्ड रहे तो तभी द का प्रयोग करेंगे, अगर सनसेट और सनराइज़ के पहले आफ्टर और बिफोर रहे तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर देखो 27 नंबर में क्या बता रहा है, यहाँ पर काफ़ी सिंपल है, नाउ अ डेज, इसका मतलब होता है आजकल। अब यहाँ पर कई लोग का ध्यान नहीं जाता, वो जल्दबाजी में रहते हैं और पढ़कर निकल जाते हैं, उस पर फोकस नहीं करते, इसलिए मैं इसको ले लिया हूँ। नाउ और डेज के बीच में ए का है, ए है ना, अलग अलग है, नाउ अ डेज, देख लो कहीं कहीं आपको ऐसे देखने को मिलेगा, नाउ डैश ए डैश डेज, इसलिए ऐसा लिखा जाता है ताकि आपका ध्यान जाए कि भाई ये अलग है ना, ये तीनों अलग अलग हैं, एक साथ नहीं है ना। लिखने के तो लोग ऐसे भी लिख देते हैं नाउ अ डेज, एक साथ भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सिर्फ नाउ डेज नहीं होता, नाउ अ डेज होता है, नाउ अ डेज, ठीक है। तो यहाँ पर ए का प्रयोग करना था डेज के पहले, क्योंकि कई लोगों को लगता है ना, जैसे इस तरीके के सेंटेंस दिया है, नाउ डेज वर्कर्स, मतलब दिन के वर्कर के बारे में बता रहा है, डेज जो है प्लूरल है तो इसके पहले ए का प्रयोग कैसे करेंगे, ऐसा सोच लेते हैं। नहीं, ये फिक्स टाइप का एक फ्रेज है ना, एक वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये, कि नाउ अ डेज ऐसे लिखा जाता है, जिसका मतलब आजकल होता है। इसका मतलब क्या बोल रहा है, देख लो, मीनिंग देख लेते हैं। नाउ अ डेज, यहाँ पर तो ए आएगा, है ना, नाउ अ डेज वर्कर आर लेस इंटरेस्टेड, कम इंटरेस्टेड हैं वर्कर लोग आजकल, इन मनी, पैसे में, एज सच, एंड अपीयर टू बी मोर कंसर्न, और किस में ज़्यादा मतलब वे सब कंसर्न है, अबाउट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम, मतलब खुद के लिए और फ्रीडम के लिए क्या है, ज़्यादा चिंतित हैं वे लोग बजाय कि पैसे कमाने के, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना आपको ये है कि नाउ अ डेज के बीच में अ आता है, ऐसा नहीं कि प्लूरल देख करके ए नहीं लिखेंगे, है ना, तो ऐसा मत कर देना। तो यहाँ पर नाउ अ डेज करेक्ट है आजकल। तो कई लोगों को लगता होगा सर क्या इतना छोटा छोटा चीज़ बता रहे हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है, लोगों का ध्यान नहीं जाता, है ना। तो जिनके लिए आसान लगता हो ये सारे रूल्स, तो ठीक है, आपका रिवीजन हो रहा है और
जो नहीं जानते ये सारे रूल्स को, उसको क्या करना है, ध्यानपूर्वक इसको पढ़ते जाना है। और टेस्ट भाई आप लोग लगाते जाओ। जो लोग टेस्ट में इंटरेस्टेड नहीं हैं और फिर पर्सनल गाइडेंस के स्टूडेंट नहीं हैं, तो आप लोग बार बार क्या करो, वीडियो को देखते रहो, है ना। तो देखते देखते सारे रूल्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। और हमेशा बताता हूँ, रिवीजन इज द की मंत्र ऑफ सक्सेस, तो इस चीज़ को भी फॉलो करना। चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 28। ये क्या कह रहा है भाई, देखो ये कह रहा है एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के साथ सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अब समझेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, मटेरियल नाउन होता क्या। हालांकि आप लोग जानते हो, और जो लोग नहीं जानते उसको मैं बता देता हूँ, देख लो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, इसका मतलब होता है वैसा नाउन, वैसा नाम जिससे कोई भाव प्रकट हो, है ना। भाव मतलब किसी की भावना प्रकट हो उसमें, समझ रहे हो। जैसे मान लिया जाए ऑनेस्ट है, ये क्या है, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट यहाँ पर ये नाउन नहीं है, ऑनेस्ट नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता बताता है ये। लेकिन अगर हम बोलें ऑनेस्टी, ईमानदारी, सच्चाई, है ना, इस तरीके का चीज़ जो होता है, और खुशी, है ना, हैप्पीनेस जिसको कहते हैं, तो इस तरीके का जो वर्ड होता है ये कहलाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी की फीलिंग इससे प्रकट होती है ना। आप फिर कह सकते हो कि इससे किसी का भाव का पता चलता है, तो उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, है ना, मतलब कोई मैटर से बना हो, ठीक है। तो गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, आयरन, प्लास्टिक, तो ये सारे चीज़ आते हैं मटेरियल नाउन के अंदर। आप लोग बचपन से पढ़े होंगे इसको, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि वैसे भी ये सब क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम क्या नहीं करते, ए एन का प्रयोग तो वैसे भी नहीं करते, है ना। अब जरा बात करते हैं, देखो क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल में कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी से पहले हम कुछ भी यहाँ पर प्रयोग नहीं किए। गोल्ड इज़ प्रेशियस, गोल्ड बहुत ही महंगा होता है ना। तो ये मटेरियल है, और ऑनेस्टी क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और गोल्ड आपका मटेरियल नाउन है। तो इसके भी पहले किसी तरीके का आर्टिकल हम यहाँ पर यूज नहीं किए। लेकिन ध्यान देना, एक केस में यहाँ पर हम द का प्रयोग कर सकते हैं। कब? जब इसका स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के केस में अगर इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन रहे, तो फर्स्ट नाउन के पहले हम द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला नाउन क्या होना चाहिए आपका, मटेरियल नाउन होना चाहिए, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके हिसाब से, इस रूल नंबर 28 के हिसाब से। अब ज़रा देखो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में है, द कॉटन ऑफ इजिप्ट इज़ नोन फॉर इट्स सुपीरियर क्वालिटी का जो यहाँ पर बता रहा है कि इजिप्ट का जो कॉटन है वो बिल्कुल ही क्या है, सुपीरियर क्वालिटी का है ना। अब ज़रा देखो क्या ये सही है कि गलत है। देखो यहाँ पर बताया है कि कॉटन है ना, यहाँ पर ये नाउन है आपका, कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन, और इजिप्ट आपका क्या है, नाउन है, प्लेस का नाम है। तो यहाँ पर देखो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो पहले नाउन के पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या है आपका, बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट आपका द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय इज़ लाइक्ड बाय ऑल, और अभी अभी मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर क्या है, दिस बॉय है ना, दिस बॉय क्या है आपका, नाउन है, और ऑनेस्टी क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसके भी पहले मतलब नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन है, और तो फर्स्ट नाउन के पहले द का प्रयोग किया गया, तो ये बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ भी आपका नो एरर है, ठीक है। तो दोनों ही सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट थे, नो एरर दोनों में है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब जरा बात करते हैं, देखो फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते इन जनरल। जैसे यहाँ पर गोल्ड के पहले नहीं किए थे और ऑनेस्टी के पहले, लेकिन नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का अगर स्ट्रक्चर हो तो फर्स्ट नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, चाहे ये नाउन क्या हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, ये फर्स्ट वाला नाउन, या फिर मटेरियल नाउन हो। बात समझ में आ गई। अब ज़रा देखो आगे बात करते हैं। रूल नंबर 29 क्या कह रहा है यहाँ पर, देखो ये कह रहा है एडजेक्टिव, दो तरह के एडजेक्टिव हैं यहाँ पर। देखो एक है सेम और दूसरा है होल है और सेम है। अगर ये दोनों वर्ड आपको कहीं भी दिखने को मिल जाए तो इसके पहले द का प्रयोग आपको करना ही करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या बोला है, ही इज़ द सेम बॉय दैट मेट मी इन द मार्केट, यह वही लड़का है जो मुझे कहाँ मिला था, मार्केट में मिला था, है ना। तो सेम यहाँ पर एक वर्ड आता है, सेम आ रहा है ना, और ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये बॉय का क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है।
तो इस सेम के पहले हमें द का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो सेम के पहले आपको द का प्रयोग करना है और होल के पहले भी आपको द का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर बोला द होल पीरियड वॉज वेस्टेड, कि पूरा का पूरा पीरियड क्या हुआ, वेस्ट चला गया, है ना। तो यहाँ पर होल के पहले भी क्या है, द का प्रयोग हुआ है, जो कि बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। अब जरा देखो इसमें, देखो ढूंढो क्या एरर है यहाँ पर। यहाँ बोला होल वर्ल्ड इज फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, कि एक्सटिंक्शन का थ्रेट फेस कर रहा है पूरी दुनिया, है ना। और यहाँ पर क्या है, ड्यू टू द इन्वेंशंस ऑफ साइंस, साइंस में जितने सारे इन्वेंशंस हो रहे हैं उसके वजह से ये दुनिया जो है क्या फेस कर रही है, एक्सटिंक्शन का थ्रेट हो पड़ा है यहाँ पर, है ना। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है जैसे कोई ऐसा दुर्लभ पौधा है या फिर कोई दुर्लभ पशु पक्षी हैं, है ना। तो ये सारे क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे लुप्त हो जा रहे हैं। तो ये किसके वजह से हो रहे हैं, ये हो रहे हैं ड्यू टू द इन्वेंशंस ऑफ साइंस। तो यहाँ पर वर्ल्ड है, ठीक है भाई, इसके पहले होल है ना। तो इस होल के पहले हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि अभी अभी देखें कि सेम और होल वर्ड आपको अगर मिल जाता है तो क्या करना है, इन दोनों वर्ड के पहले हमें द का प्रयोग करना है। इसलिए यहाँ पर होगा द होल वर्ल्ड। क्लियर यहाँ तक, द होल वर्ल्ड। चलो यहाँ पर हम लोग समझ गए। लेकिन दो और भी ऐसे वर्ड हैं जिसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते। क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर सेम है और होल है तो इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। लेकिन दो और भी एडजेक्टिव है जैसे ऑल और बोथ, इसके बाद हम लोग अगर आर्टिकल का प्रयोग करना हो तो क्या करेंगे, इसके पहले नहीं करेंगे, इसके बाद द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है कि द आंसर टू ऑल सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग लाइज इन साइंस। मतलब जितने भी हम लोग सफरिंग से गुजर रहे हैं, दुख पीड़ा से गुजर रहे हैं ना, ह्यूमन बीइंग्स, वो किस में लाई करता है, विज्ञान में लाई करता है, ठीक है, उसी में समाहित है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर ऑल कहीं आया है ऑल, है ना, यहाँ पर ऑल आया है। तो यहाँ होना क्या चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था द आंसर टू ऑल द सफरिंग। समझ रहे हो, ऑल द सफरिंग्स। तो यहाँ पर द का प्रयोग होगा सफरिंग से पहले और ऑल के बाद। समझ गए यहाँ तक। तो ऑल और बोथ के बाद हमें अगर द का प्रयोग करना है तो इसके बाद करेंगे। समझ आई बात। फिर यहाँ पर देख लो, यहाँ पर बोला द बोथ ब्रदर्स आर सेफ नाउ एंड आर रिक्यूपरेटिंग, ठीक है। मतलब दोनों ब्रदर अभी सेफ हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। और रिक्यूपरेटिंग का मतलब होता है कि वो धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बोथ है और इसके पहले लगा दिया है, लेकिन हमें लगाना था बोथ के बाद। तो यहाँ पर होगा बोथ द ब्रदर्स आर सेफ नाउ एंड आर रिक्यूपरेटिंग, ठीक है। तो बोथ के बाद लगाना था आपको द, और यहाँ भी आपको लगाना था ऑल के बाद द। चलिए यहाँ तक क्लियर है आपका। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब एडजेक्टिव्स जैसे पिछले भी कोई रूल में मैं बता रखा हूँ कि द पीपल, है ना, द रिच, द पुअर, तो इस तरीके का जो सेंस देता है, ये देता है। जैसे द पीपल कहेंगे तो लोग, मतलब बहुत सारे लोग। द रिच कहेंगे तो सारे अमीर लोग। द पुअर कहेंगे तो पुअर लोग, है ना। तो इस सेंस में यहाँ पर मीनिंग देता है। तो ये यही बता रहा है कि जब ऐसे एडजेक्टिव हों, जैसे ब्लाइंड है, इंटेलिजेंट है, ऑनेस्ट है, रिच है, पुअर है, मीक है। मीक का मतलब विनम्र होता है, मतलब नम्र लोग, जो विनम्र किस्म के लोग होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। अगर ये सारे एडजेक्टिव हों और इसके पहले अगर द का प्रयोग हुआ है तो ये बता रहा है कि उस तरीके के जितने भी समाज में लोग होते हैं उसको, उस तरह के सारे लोगों को वो इंडिकेट कर रहा है। मतलब किसी एक पर्सन को इंडिकेट नहीं करता है। अगर इन सारे एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब है कि वो किसी होल ग्रुप के बारे में बता रहा है। जैसे यहाँ अगर द ब्लाइंड है तो द ब्लाइंड है, इसका मतलब अंधे लोग। द इंटेलिजेंट है मतलब इंटेलिजेंट लोग, ब्रिलियंट लोग, है ना। द ऑनेस्ट है मतलब ईमानदार लोग। द रिच अमीर लोग। द पुअर गरीब लोग। द मीक मतलब विनम्र किस्म के लोग। तो अगर इस तरीके के एडजेक्टिव आपको दिखे और उसके पहले द का प्रयोग हुआ है तो उसको क्या समझना है, आपको प्लूरल फॉर्म में समझना है। समझ रहे हो। और अगर ये प्लूरल फॉर्म हो गया तो इसके बाद भी जो वर्ब लगेगा वो भी क्या लगेगा, प्लूरल फॉर्म में लगेगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है देख लेते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर है कि दे बी ब्लाइंड लीडर्स ऑफ द ब्लाइंड। मतलब वे लोग कैसे हैं, कौन लोग हैं, मतलब ब्लाइंड लीडर्स हैं, मतलब अंधे लीडर्स हैं, अंधे लोगों का अंधे लीडर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर बोलोगे कि सर दे आर के जगह पर बी कैसे आ गया, तो ये हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोग मूड्स वगैरह पढ़ेंगे। मूड्स एक चैप्टर होता है ना। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर देखो,
दे बी ब्लाइंड लीडर्स ऑफ द ब्लाइंड। यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ देखो क्या क्लियर है, यहाँ पर बोल रहा है कि द ब्लाइंड है ना, मतलब ये अंधे लोगों के बारे में बता रहा है। तो अंधे लोगों के बारे में बता रहा है मतलब बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर। तो एंड इफ़ द ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड, और अगर कोई अंधे लोग लीड कर रहे हैं अंधे लोगों को, है ना, बोथ शैल फॉल इनटू द डिच, मतलब दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। मतलब कहावत के तौर पर है, ये लिटरल मीनिंग यहाँ पर नहीं दे रहा है कि अंधे लोगों के बारे में नहीं बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर है कि एंड इफ़ द ब्लाइंड, यहाँ पर ब्लाइंड है, द ब्लाइंड है, मतलब क्या हुआ, द ब्लाइंड है, इसका मतलब है कि अंधे लोगों के बारे में बता रहा है। और यहाँ पर लीड्स है, तो लीड्स भाई लगता है सिंगुलर नाउन के साथ, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर द ब्लाइंड जो सेंस देता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सेंस नहीं देता, है ना। वो क्या सेंस देता है कि बहुत सारे ब्लाइंड लोग हैं, तो इसके साथ हमें प्लूरल फॉर्म का वर्ब यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए लीड्स ना हो करके लीड लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्लियर है। नेक्स्ट है अगेंस्ट द पॉपुलर परसेप्शन, मतलब जो एक परसेप्शन धारणा बना हुआ है लोगों के बीच, उसके जस्ट उल्टा ही है कि द इंटेलिजेंट इज़ नॉट एरोगेंट। अब यहाँ पर क्या देखना है आपको, द इंटेलिजेंट बोला है, द इंटेलिजेंट मतलब इंटेलिजेंट लोग, है ना, एरोगेंट नहीं होते हैं, है ना। उसका उल्टा है, जैसे लोग सोचते हैं कि इंटेलिजेंट लोग बहुत ही एरोगेंट होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे हम लोग संस्कृत में भी एक कहावत सुने हैं कि विद्या ददाति विनयम, मतलब क्या है इसका, कि जिसके पास विद्या है वे लोग वास्तव में विनम्र होते हैं, और जो हॉटीनेस टाइप के लोग होते हैं, मतलब बहुत ही घमंडी टाइप के लोग होते हैं, एरोगेंट होते हैं, उनके पास वास्तविक विद्या है ही नहीं। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो क्या नहीं होते, एरोगेंट नहीं होते। अब भाई द इंटेलिजेंट यहाँ पर लगा हुआ है ना, इसका मतलब है कि सारे इंटेलिजेंट लोगों के बारे में बता रहा है। तो सारे इंटेलिजेंट मतलब किसी इंडिविजुअल पर्सन के बारे में नहीं बता रहा है, तो इज़ का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो यही कह रहा था ये कि ये सारे एडजेक्टिव अगर आपको दिख गए और इसके पहले द का प्रयोग किया गया है तो पूरे वर्ग के बारे में बता रहा है, उस तरीके के सारे लोगों के बारे में बता रहा है, और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा, ना कि सिंगुलर वर्ब का, ठीक है। ये भी आप लोग समझ गए। नेक्स्ट आपका 32 नंबर में यहाँ पर बोला है, देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे भी, मतलब जितना भी इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन होता है वो सारा मैं कवर कर लिया हूँ। देखो यहाँ की बीमारियों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, ये हम सब जानते हैं, और इस अपवाद को ऑलमोस्ट सारे लोग रट्टा मार ही लेते हैं, और आपको भी मारना चाहिए, इसको लर्न करना ही चाहिए, मतलब किसी भी तरीके से पढ़ो, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि बीमारियों के नाम के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन इसका एक्सेप्शन है द मीजल्स, द रिकेट्स, द मम्प्स, द प्लेग, द फ्लू। मतलब एग्ज़ाम में अगर ये सारे वर्ड आपको दिख गए तो आपको वहाँ पर सोचना पड़ेगा एक सेकेंड के लिए कि ये तो बीमारी है भाई, इसके पहले द नहीं आना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शन में ये सारे हैं, ये सारी बीमारी आपको दी गई तो इसके पहले मतलब द लगा हुआ ही रहता है, ठीक है। अगर नहीं लगा रहता है तो उसके पहले आपको द लगाना है, और बाकी बीमारियों के साथ आपको नहीं लगाना है। चलिए इतना आपको याद रख लेना है, ठीक। अब ज़रा बात करते हैं, यहाँ पर देखोगे नेक्स्ट रूल में कि फीवर भी तो एक बीमारी ही है, तो यहाँ पर क्या इसके साथ हम प्लूरल नहीं लगाएंगे? जी हाँ, इसके पहले प्लूरल नहीं लगाएंगे। तो फीवर के पहले ए का प्रयोग नहीं होता, इसको मैं स्पेशल तरीके से रूल नंबर 33 में लिखा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना कर रहे हो कि बीमारी, फीवर बीमारी है कि नहीं, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, है ना। तो कंफ्यूज आपको नहीं रहना है, आपको ये जानना है कि फीवर के पहले ए का प्रयोग नहीं होता। क्लियर यहाँ तक? लेकिन कोल्ड मतलब सर्दी का हो जाना, किसी को सर्दी लग जाती है ना, हेडेक का होना, टूथेक का होना, टूथेक का मतलब आपके दांत में दर्द, हेडेक का मतलब सर का दर्द, कोल्ड मतलब सर्दी हो जाना, तो इसके ए अपवाद हैं। किसके? क्या इसका मीनिंग निकला कि कोल्ड के पहले आपको ए लगाना ही लगाना है, हेडेक के पहले आपको ए लगाना है, टूथेक के पहले आपको ए लगाना है, ठीक है। क्यों लगाते हैं इसके पहले? क्योंकि ये सारे जो होते हैं, हैव ए कोल्ड मतलब कोल्ड का हो जाना, है ना, कैच अ कोल्ड मतलब कोल्ड का पकड़ लेना, मतलब सर्दी का पकड़ लेना, हैव या हेडेक, ये सारे जो हैं मतलब सरदर्द हो जाना, ये सारे इडियोमैटिक फ्रेज हैं, मतलब ये सारे फिक्स टाइप के फ्रेज होते हैं, इसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करना होता है। तो कोल्ड के पहले ये ऑटोमेटिक आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। इसी तरीके से हेडेक के पहले ए लगाना ही लगाना है, टूथेक के पहले आपको ए का प्रयोग करना ही करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो आपको भूलना नहीं है। यहाँ कौन सी बातें निकल करके आई? 4 बात।
पहली बात कि बीमारियों के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन ये सारे बीमारी एक्सेप्शन में हैं जिसके पहले द का प्रयोग होता ही होता है। कौन कौन से हैं? द मीजल्स, द रिकेट्स, द मम्प्स, द प्लेग, द फ्लू। ठीक है। फिर है कि फीवर के पहले ए का प्रयोग नहीं होता। चलिए इसको भी स्पेशल तरीके से हम याद कर लिए। दूसरी बात है कि कोल्ड भी बीमारी है आपका, हेडेक भी बीमारी है एक तरह से, है ना, लेकिन इसके साथ ए का प्रयोग होता ही होता है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारे क्या हैं? इडियोमैटिक हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेस्ट पर। यहाँ पर पूछा है कि एज ही हैज़ बैड हेडेक, कि उसके मतलब ही हैज़ बैड हेडेक मतलब बहुत ही बुरा वाला सरदर्द हो रहा है उनको। ही विल नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग अटेंड करने में सक्षम नहीं होंगे, है ना। अब यहाँ पर क्या कह रहा है देखो, बैड हेडेक है, चलो हेडेक है मतलब बहुत बुरा वाला हेडेक है, तो इसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? बैड हेडेक के पहले आपको ए का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हैव ए कोल्ड, कैच ए कोल्ड, हैव अ हेडेक, ये सारे इडियोमैटिक हैं। तो बैड हेडेक के पहले आपको ए का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? एज ही हैज़ ए बैड हेडेक। बात क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर एरर फर्स्ट पार्ट में था, बैड हेडेक के पहले आपको ए का प्रयोग करना था। फिर इससे रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग बात क्या आती है देख लो। कई बार एग्जाम में दे देता है, क्या दे देता है कि हेडेक और टूथेक, ये सारे जो वर्ड होते हैं इसके पहले स्ट्रॉन्ग दे देता है एक वर्ड, कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला, बहुत ही तेज़ वाला क्या है, दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं स्ट्रॉन्ग वाला हेडेक तो होता ही भाई, तो ये करेक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जहाँ भी आपको हेडेक और टूथेक के पहले, जहाँ भी आपको हेडेक और टूथेक के पहले स्ट्रॉन्ग वर्ड दी जाए तो इसको सीधा रॉन्ग समझ लेना है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग नहीं इसके साथ यूज़ होता है, इसके साथ यूज़ होता है तो बैड हेडेक या फिर सीवियर हेडेक और सीवियर टूथेक। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोला माई फादर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग हेडेक। भाई स्ट्रॉन्ग हेडेक होता ही नहीं, हेडेक के पहले ए तो होगा ही, है ना, और इसके साथ कोई अगर एडजेक्टिव लगा हो तो वो एडजेक्टिव या तो बैड होगा या फिर सीवियर होगा। यहाँ पर आपको लिखना होगा माई फादर हैज़ ए और फिर हैज़ अ बैड हेडेक या फिर माई फादर हैज़ अ सीवियर हेडेक। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर बोला शी हैज़ अ बैड हेडेक, ये बिल्कुल सही है क्योंकि हेडेक के पहले आपका बैड लगा है और इसके पहले ए का भी प्रयोग हुआ है, करेक्ट है। एंड हर मदर हैज़ अ टूथेक, और उसकी मदर को क्या है, एक मतलब दांत में दर्द है ना, तो हैव अ टूथेक भी आपका इडियोमैटिक होता है, तो यहाँ भी बिल्कुल करेक्ट है। सो दे कैन नॉट कम टू सी अस टुडे, सो वे लोग क्या हैं कि नहीं आ सकते हम लोगों से मिलने के लिए आज, है ना। टू सी का मतलब होता है मिलने के लिए आना। अब ज़रा देखो, यहाँ पर कोई भी तरीके का एरर नहीं था, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नो एरर था इसमें। और इसमें क्या था कि स्ट्रॉन्ग नहीं लगेगा, यहाँ पर बैड लगेगा और फिर सीवियर लगेगा। तो बीमारी से कनेक्ट करते हुए किन किन चीज़ों को हम लोग देखें, ये फिर से एक बार देख लो। बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन इसके अपवाद है द मीजल्स, द रिकेट्स, द मम्प्स, द प्लेग एंड द फ्लू। फीवर के पहले भी ए का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कोल्ड के पहले और हेडेक के पहले और टूथेक के पहले ए का प्रयोग होता ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि हेडेक और टूथेक तो ठीक है, मान लिए कि इसके पहले ए का प्रयोग तो होता है, लेकिन इसके पहले स्ट्रॉन्ग वाला जो शब्द है इसका प्रयोग नहीं होता, इसके जगह पर होता है तो बैड या फिर सीवियर हेडेक होता है या फिर बैड हेडेक होता है, बैड टूथेक होता है या फिर सीवियर टूथेक होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग टूथेक या फिर स्ट्रॉन्ग हेडेक नहीं होता। क्लियर यहाँ तक? बिल्कुल। अब इतना दूर तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर रूल नंबर 35 क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि माउंटेन रेंज के नाम के पहले द का प्रयोग होता ही होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके साथ साथ, क्योंकि इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि माउंटेन रेंज के पहले तो द का प्रयोग करते हैं, लेकिन माउंटेन पीक के पहले मतलब पर्वत चोटी के पहले हम लोग क्या नहीं करते, द का प्रयोग नहीं करते। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पर यह है कि आप याद कैसे रखोगे। देखो ये सब तो आपको याद रखने होंगे, लेकिन एक हिंट है यहाँ पर कि जब भी प्लूरल फॉर्म में कोई हो, मतलब आप अगर कंफ्यूज कर गए एग्जाम में कि ये माउंटेन रेंज का नाम है या फिर ये माउंटेन पीक का नाम है, तो एक सिंपल सा तरीका है। देखो जहाँ भी आपको प्लूरल फॉर्म में दिखे, जैसे द हिमालय, तो द हिमालय सिर्फ नहीं होता, हिमालय के साथ एस भी लगा होता है, मतलब हिमालयास। ईस्टर्न घाट्स देख रहे हो, एस लगा है। द एल्प्स देख रहे हो, द वेस्टर्न घाट्स एस लगा है, द ईस्टर्न घाट्स एस लगा है। समझ गए यहाँ तक? तो इस तरीके से अगर आपको प्लूरल फॉर्म में दिखे तो आपको बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है। प्लूरल है इसका मतलब ये पूरा क्या है, एक रेंज है, उसके अंदर बहुत सारी चोटियाँ आती हैं, है ना, तो ये बिल्कुल ही रेंज है।
तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लूरल फॉर्म में है तो इसको सिंपल याद रख लो कि माउंटेन रेंज होगा और उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। लेकिन चोटी को कैसे पहचानोगे भाई कि कौन सा माउंटेन पीक है, तो इसका जो फॉर्म होगा वो सिंगुलर में आपको दिखेगा। जैसे द यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट, ना कि एवरेस्ट, एस नहीं लगा इसमें। कंचनजंगा होता है, नंदा देवी होता है, धौलागिरी होता है ना, एस कहीं भी यहाँ पर लगा हुआ नहीं है। अगर ये आपको सिंगुलर फॉर्म में दिखे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सिंगुलर है मतलब सिंपली एक पीक है, एक चोटी है मात्र, ये बिल्कुल श्रृंखला नहीं है, चोटियों का श्रृंखला नहीं है। चोटियों का श्रृंखला है इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं, पिक्स हैं, है ना। तो ये प्लूरल फॉर्म में दिखेगा, द हिमालयास, है ना। तो वहाँ पर हिमालयास के पहले द का प्रयोग कर देंगे और सिंपली एक चोटी का नाम रहे, है ना, सिंगल चोटी का नाम रहे और वो सिंगुलर में दिखे तो उसके पहले द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो रूल नंबर आप 36 भी क्लियर कर लिए यहाँ तक, ठीक है। तो 35 भी क्लियर है यहाँ और 36 भी है। माउंटेन रेंज के पहले आपको द लगाना पड़ेगा और माउंटेन पीक के पहले द नहीं लगाना पड़ता है। देखते हैं 37 नंबर में क्या बोल रहा है। अब 37 नंबर कह रहा है कि दो ऐसा वर्ड है, एक वर्ल्ड और एक यूनिवर्स, मतलब दुनिया वाला वर्ड वर्ल्ड है ना, और यूनिवर्स का मतलब जानते हो आप लोग। अब ज़रा देखो, ये दोनों शब्द ऐसे शब्द हैं जिसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ध्यान देना। इसके पहले क्या करते हैं, द का प्रयोग। और इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट वाला रूल जो काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, कई लोग इसके बारे में नहीं जानते। तो देखो, मैं इतना अच्छा जो रूल है जो मैं नोटिस किया हूँ प्रीवियस के क्वेश्चन में, बहुत अच्छे लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं इंडिया में, उसके प्रीवियस ईयर के जितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखो, मुझे कोल्ड हो गया अचानक से, पता नहीं क्यों बोलते बोलते। अब ज़रा देखो, तो है क्या कि जितने सारे कन्फ्यूजिंग रूल्स हैं ना, सबको मैं इकट्ठा किया हूँ, सबको बहुत गहराई से नोटिस किया हूँ कि किस में लोग कन्फ्यूज़ करते हैं और उसको साथ साथ बताने की कोशिश करना हो ताकि आपका कन्फ्यूजन कभी हो ही नहीं एग्ज़ाम में, है ना। अब ज़रा देख लो यहाँ पर क्या है। यहाँ पर मैंने भी आपको बताया कि वर्ल्ड और यूनिवर्स के पहले द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पकड़ो यहाँ पर क्या एरर है। ये कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट, अब देखो माउंट एवरेस्ट आ गया है, तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि आपको कैच करना है कि माउंट एवरेस्ट पीक है और फिर सीरीज़ है। तो देख रहे हो कि यहाँ पर सिंगुलर में है ना, माउंट एवरेस्ट में SIS नहीं लगा, तो सिंपली आपको कैच करना है कि सिंगुलर में है, मतलब ये पीक है ना कि सीरीज़। तो पीक है तो इसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते, अभी देखे, है ना। तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो मतलब ये माउंट एवरेस्ट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो फिर क्या है यहाँ पर कि माउंट एवरेस्ट इज़ हायर देन एनी अदर पीक इन वर्ल्ड। अब यहाँ पर सब कुछ करेक्ट है, लेकिन एक शब्द आया है यहाँ पर वर्ल्ड, देख रहे हो वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के पहले आपको क्या करना है, द का प्रयोग करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर लिखोगे कि माउंट एवरेस्ट इज़ हायर देन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के पहले आपको द का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर बोल रहा है यूनिवर्स इज स्टिल अ मिस्ट्री, मतलब अभी भी एक मिस्ट्री है ना, रहस्यमय है यूनिवर्स टू आवर साइंटिस्ट, हमारे साइंटिस्ट के लिए। क्यों? क्योंकि इट इज़ रादर टू बिग टू एक्सप्लोर, मतलब ये इतना बड़ा है कि इसको हम एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता, है ना। टू बिग टू एक्सप्लोर का मतलब होता है कि ये इतना बड़ा है, मतलब इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो देखो, इसको अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये होगा कि इट इज़ सो बिग दैट कैनॉट बी एक्सप्लोर्ड, ये इसका मीनिंग निकलेगा, है ना। तो ज़रा देखो, यूनिवर्स यहाँ पर एक शब्द आया था, तो यूनिवर्स के पहले द लगा है, नहीं लगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, द का प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्लियर है यहाँ तक कि वर्ल्ड और यूनिवर्स के पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, द का। लेकिन एक यहाँ पर कैच है। क्या कैच है देख लो, कई लोग इसको नहीं जानते तो मैं इसको इंक्लूड कर लिया हूँ, देख लो। एक कहावत है, कहावत को या इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, वो क्या है कि देयर इज़ ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। ये फिक्स इडियम्स हैं, मतलब इडियम है जिसका मतलब होता है ज़मीन आसमान का फ़र्क। समझ रहे हो बात को? तो इसका मतलब होता है देयर इज़ ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, ये फिक्स टाइप का होता है। तो वर्ल्ड के पहले यहाँ पर द लगा है, बिल्कुल नहीं लगा है। क्या लगा है, ए लगा है, ना कि द। तो ये इसमें आपको छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड को देखते साथ यहाँ पर द का प्रयोग कर देंगे, नहीं, आपको यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। ए ही रखना है क्योंकि ये फिक्स टाइप का इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है। क्या है, देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, इसका मतलब होता है ज़मीन आसमान का फ़र्क। अब जरा हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि जनरली पीपल हैपन टू कंपेयर, मतलब जनरली क्या करते हैं लोग जो हैं वो कंपेयर करते हैं किसके साथ,
यहाँ पर है कि जनरली पीपल हैपन टू कंपेयर। देखो, हैपन टू कंपेयर का मतलब होता है कि इन जनरल ऐसा लोग करते हैं, है ना। क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। किसके किसके साथ? कालिदास विथ शेक्सपियर। एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है कि किसी को किसी के साथ कंपेयर करते हैं तो कई बार एग्जाम में विथ की जगह पर टू दे देता है ना, तो टू यहाँ पर गलत हो जाता है। कंपेयर समवन विथ समवन, यहाँ पर विथ का प्रयोग होता है ना कि टू का। इसका मतलब यहाँ पर ये करेक्ट है। बट मतलब यहाँ पर कह रहा है कि लोग कंपेयर कर देते हैं कालिदास और शेक्सपियर को, लेकिन मेरे ओपिनियन में, मेरे विचार में, देयर इज़ द वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। मतलब उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम? यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इडियम है देयर इज़ द वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, इसमें कुछ एरर है। क्या है? क्योंकि इस इडियम में ही होता है ए होता है, यहाँ पर ए होता है और द नहीं होता। मतलब देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है उन दोनों में। तो द का प्रयोग यहाँ पर क्या होगा? नहीं होगा, ए होगा। हालांकि वर्ल्ड के पहले हम इन जनरल द का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस इडियम के हिसाब से हम यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करते, ए का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्या, देयर इज़ द वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। अब आप कहोगे कि सर ने बताया था भाई कि वर्ल्ड के पहले द का प्रयोग करना है, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। नहीं, द का प्रयोग तो हम लोग वर्ल्ड के पहले करते हैं, लेकिन फिक्स टाइप का एक ये क्या है? इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, जिसका मतलब होता है ज़मीन आसमान का फ़र्क होना। तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होता, ये इनबिल्ट है भाई इसके साथ, है ना। बाय डिफ़ॉल्ट आता है कि वर्ल्ड के पहले ए का प्रयोग करना ही करना है। तो यहाँ पर बोल रहा है देयर इज़ ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मी एंड यू, तुम्हारे और मेरे बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों? क्योंकि वी बोथ हैव डिफरेंट अप्रोच टू लाइफ, क्योंकि हम जो ज़िंदगी जीते हैं वो जीने के तरीके हमारे अलग हैं, बिल्कुल ही अलग हैं, है ना, हम दोनों के। तो यहाँ पर होगा वर्ल्ड के पहले ए का प्रयोग। क्यों होगा? क्योंकि देयर इज़ ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस का मीनिंग होता है ज़मीन आसमान का फ़र्क होना, और ये फिक्स टाइप का इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, जहाँ पर वर्ल्ड के पहले ए पहले से लगा हुआ आया है, इसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और इन जनरल अगर वर्ल्ड का प्रयोग कहीं भी दिखे तो वर्ल्ड के पहले द का प्रयोग आपको लगाना है, यूनिवर्स के पहले भी आपको द का प्रयोग करना ही करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब रूल नंबर 39 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ ऐसे वर्ड हैं, हेवन, हेल, गॉड, ये सारे जो वर्ड होते हैं इसके पहले हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे कहते हैं गो टू हेल, ये नहीं कहते कि गो टू द हेल, ऐसा नहीं कहते। गो टू हेल मतलब बाढ़ में जाओ, नरक में जाओ, है ना, ये कहते हैं इसको। तो यहाँ पर हेल के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। इसी तरीके से नेक्स्ट है कि गॉड रिसाइड्स इन हेवन, मतलब स्वर्ग में भगवान रहते हैं। तो ना तो गॉड के पहले द का प्रयोग करना है, ना तो हेवन के पहले। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? करेक्ट सेंटेंस है। गो टू हेल और गॉड रिसाइड्स इन हेवन, द का प्रयोग इन तीनों शब्द के पहले हम नहीं करते। हेवन, हेल और गॉड। सोचते होंगे कि बिल्कुल स्पेशल चीज़ है तो इसके पहले हम द का प्रयोग कर देंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। इन तीनों शब्द के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके बेस्ड पर कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन देखे गए हैं, खास करके फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 48। ये बोल रहा है एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर, मतलब ये दो ऐसे वर्ड हैं जिसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर ऐसे दो वर्ड्स हैं जिसके पहले द का प्रयोग हम करते हैं। जैसे द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट्स ऑफ 6 लेयर्स, मतलब एटमॉस्फेयर के पास कितने लेयर्स होते हैं? 6 लेयर। कौन कौन से होते हैं? तो मैं एक ट्रिक आपको बताया था, है ना, किसमें? साइंस वाले किसी वीडियो में। ट्रस्ट मी इन द एग्ज़ाम। ठीक है, क्या मतलब इसका? ट्रस्ट से आपको याद रखना है ट्रोपोस्फेयर, एसटी से आपको याद रखना है स्ट्रेटोस्फेयर, मी से मेसोस्फेयर, इन से क्या होता है? आइनोस्फेयर, और फिर क्या होता है? द से क्या होता है? थर्मोस्फेयर, और एग्जाम से होता है एक्सोस्फेयर, है ना। ये ट्रिक बताया था। तो 6 लेयर्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि एटमॉस्फेयर के पहले द का प्रयोग हुआ है, जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वी मस्ट प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के पहले भी द का प्रयोग हुआ है, जो बिल्कुल ही करेक्ट है ना। तो ध्यान रखना है एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर के पहले द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 41 नंबर में, देखो क्या कह रहा है यहाँ पर है कि स्पेस एक ऐसा वर्ड है जिसका अगर अर्थ अंतरिक्ष हो, अगर इसका अर्थ अंतरिक्ष होता है, इससे 2 मीनिंग होता है इसका स्पेस का। पहला जगह होता है ना, कि मतलब इस रूम में इतना स्पेस है, मतलब इतना जगह है ना। तो 2 सेंस में यहाँ पर लिया जा रहा है। अगर इसका अर्थ निकले, स्पेस का मतलब अंतरिक्ष निकले, तो इस स्पेस के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन अगर इस स्पेस वाले वर्ड का अर्थ निकले, क्या निकले? जगह निकले,
तो इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। फिर से सुनो, ध्यान से सुनो, रिपीट करता हूँ ताकि आप भूलो नहीं और आपका कंसंट्रेशन बना रहे। देखो, स्पेस का दो मीनिंग होता है, एक अंतरिक्ष और एक जगह। अगर इसका मीनिंग अंतरिक्ष दे रहा है तो इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, और अगर इसका मतलब जगह होता है तो उस जगह के पहले द का प्रयोग करेंगे। देख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। ये बोल रहा है मेनी एस्ट्रोनॉट्स ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्पेस। ध्यान रखना, ड्रीम के बाद ऑफ वाला प्रिपोजिशन लगता है ना, किसी चीज़ का कल्पना करना, ठीक है, ड्रीम ऑफ कहलाता है। और फिर सपने देखना। तो कह रहा है कि बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो किस चीज़ के सपने देखते हैं, गोइंग टू स्पेस, मतलब अंतरिक्ष में जाने के सपने देखते हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर अंतरिक्ष का ही निकलेगा, क्या निकलेगा, सेंस। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोनॉट वर्ड से पता चल रहा है कि स्पेस के बारे में ही बता रहा है ना। अब जरा देखो भाई, इस स्पेस के पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका मीनिंग निकल रहा है अंतरिक्ष, है ना, तो ये करेक्ट है आपका। नेक्स्ट आपका, ही ट्राइड टू पार्क हिज कार, मतलब उसने कोशिश किया अपनी कार को पार्क करने की। कहाँ पर? देखो फिर यहाँ पर, बट द स्पेस वॉज नॉट सफिशिएंट, मतलब स्पेस वहाँ पर, जगह वहाँ पर सफिशिएंट नहीं थी, है ना। तो इस स्पेस का मीनिंग निकल रहा है आपका जगह, और जगह निकल रहा है तो इसलिए इसके पहले हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। फिर से दोहराता हूँ, अगर इसका मीनिंग, स्पेस का मीनिंग अंतरिक्ष हो तो वहाँ पर द का प्रयोग नहीं करें। अगर इस स्पेस का मीनिंग जगह हो तो यहाँ पर द का प्रयोग कर देना है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका 42 नंबर में क्या है देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर दिशाओं के नाम, दिशाओं का मतलब डायरेक्शन का नाम, है ना, क्या है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, अगर इस तरीके से रहे तो उसके पहले द का प्रयोग ऑटोमेटिक होता ही होता है ना। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर इसके साथ किसी प्लेस का नाम जुड़ा हो, जैसे साउथ इंडिया बोल देंगे, तो साउथ, सिंपली साउथ रहता तो इसके पहले द साउथ लगाते। लेकिन इसके साथ अगर किसी प्लेस का नाम, मतलब इंडिया का नाम जुड़ा है, तो इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी तरीके से वेस्ट के पहले सिंपली अगर वेस्ट रहता तो इसके पहले द का प्रयोग करते, लेकिन वेस्ट बंगाल है तो इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, इस तरीके से दिशाओं का नाम अगर मेंशन रहे तो उसके पहले द का प्रयोग हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन इसके बाद क्या नहीं होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट के बाद आपका किसी प्लेस का नाम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरीके का एक रूल है कि नदर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, ये चार, यहाँ पर कॉमा होगा, ये चार ऐसे वर्ड हैं, इसके पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, नदर्न इंडिया, इस तरीके से बोलते हैं, तो इसके पहले भी आपको क्या नहीं करना, इसके पहले भी आपको, मतलब ये सारे वर्ड्स के पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना है। क्लियर है? तो सिंपली आपको सिंपल सा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ रहे तो उसके पहले द लगा देना है, लेकिन उसके बाद किसी प्लेस का नाम नहीं होना चाहिए। अगर हो तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। और नदर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, ये सारे वर्ड कहीं भी दिख जाएँ और इसके बाद कोई प्लेस का नाम भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन वहाँ पर उसके पहले द का प्रयोग हम नहीं करते। चलिए आप रिपीट करके इसको देख लेना, है ना, अगर थोड़ा सा फास्ट लग रहा हो तो देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि वैसे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग हम नहीं करते, है ना, अभी भी बताए थे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो, परंतु नेक्स्ट है यहाँ पर कि परंतु अगर उस नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव लगा हो, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले तो हम लोग ए एन का प्रयोग करते नहीं, लेकिन उस नाउन के पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भावात्मक नाउन जिसको कहते हैं, भावात्मक संज्ञा जिसको कहते हैं, मतलब ऑनेस्टी, है ना, ऑनेस्टी और फ्रेंडशिप, ये सारे जो वर्ड आते हैं, फ्रीडम, है ना, हेट्रेड, सिलीनेस, हैप्पीनेस, है ना, ब्यूटी, कॉन्फिडेंस, लोनलीनेस, तो ये सारे जो वर्ड होते हैं ये कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो उसके पहले तो ए और एन का प्रयोग हम तो करते नहीं, लेकिन अगर उसके पहले कोई एडजेक्टिव लगा हो तो उसके पहले हम ए और एन का प्रयोग ज़रूरत के हिसाब से कर देते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है ये। जैसे यहाँ पर सिंपली कह रहा है कि कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। अगर कैरेक्टर किसी का गया तो सब कुछ गया, इसलिए बताता हूँ कैरेक्टर का रहना बहुत ज़रूरी है ना। अगर आपके अंदर मोरालिटी नहीं है तो आप समझो, मैं किन्हीं का सुन रहा था भाषण, वो कह रहे थे कि किसी भी व्यक्ति के सक्सेस होने में 80% हाथ होता है उसके कैरेक्टर का, उसके मोरालिटी का। समझ रहे बात को? तो इसको भी आप लोग को बिल्डअप करना है। अब ज़रा देखो, कैरेक्टर सिंपली एक वर्ड है, तो कैरेक्टर क्या है, किसी की मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बता रहा है ना। तो इस कैरेक्टर के पहले हम किसी भी ए और एन का प्रयोग और फिर द का प्रयोग नहीं किए। लेकिन अगर इसके पहले, कैरेक्टर के पहले कोई आ जाता, क्या मतलब एक तो ये नाउन है, अगर इसके पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए इसको, इसकी विशेषता बताने के लिए, तब उसके पहले हम ए और एन का प्रयोग ज़रूरत के हिसाब से कर देंगे, है ना। कैसे? जैसे यहाँ पर बोला है
एन ऑनेस्ट कैरेक्टर इज़ द फर्स्ट नीड ऑफ ए गुड एम्प्लॉय, मतलब कोई भी अच्छा जो एम्प्लॉय होता है उसका फर्स्ट ज़रूरत क्या होता है भाई, कि उसका जो कैरेक्टर होना चाहिए वो बहुत ही ऑनेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, और इस तरीके से कैरेक्टर जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इसके पहले कोई एडजेक्टिव यहाँ पर ऑनेस्ट लिखा है तो इसके पहले एन का प्रयोग हम कर देंगे। क्यों ए का प्रयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑनेस्ट को हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट, है ना, और ये ओ जो देता है ये देता है वॉवेल साउंड, और वॉवेल साउंड के पहले एन का प्रयोग करते हैं, तो ये बिल्कुल है आपका करेक्ट है। फिर से सुन लो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करते, लेकिन अगर उसके पहले इस तरीके के कोई एडजेक्टिव लगा हो तो उसके पहले ए और एन का प्रयोग हम करते ही करते हैं। क्लियर है। अब रूल नंबर 46 कह रहा है, देखो इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बहुत लोग सोचते हैं कि कोई शरीर अंग का नाम है, बॉडी पार्ट का नाम है, तो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते। ऑब्वियस सी बात है, हम नहीं करते, लेकिन इस चीज़ को नहीं पढ़ते कई बार कि अगर उस शरीर अंग के पहले कोई प्रीपोजिशन लगा हो तो उसके पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से सुनो, इन जनरल हम बॉडी पार्ट के नाम के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते। जैसे यहाँ पर है देखो, द थंब इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। थंब मतलब अंगूठे के बारे में बोल रहा है, ये शरीर अंग का नाम है, तो इसके पहले द का प्रयोग हमें नहीं करना है। ठीक है, इसलिए ये गलत है, इसके पहले द को आपको हटाना पड़ेगा और इस थंब में टी को कैपिटल करना पड़ेगा। चलो ये कॉमन सी बात है, लेकिन यहाँ पर एक कैच है। ये कैच है कि अगर उस बॉडी पार्ट के पहले कोई प्रीपोजिशन लगा हो तो वहाँ पर हमें द का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर है, ही गॉट अ ब्लो ऑन द हेड, मतलब हेड में उसे चोट लगी है ना। तो हेड है यहाँ पर शरीर अंग का नाम, इसके पहले ऑन लगा था, मतलब प्रीपोजिशन है, तो इस हेड के पहले आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी बॉडी पार्ट के पहले द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन अगर उस बॉडी पार्ट के पहले कोई प्रीपोजिशन आ रखा है तो उस बॉडी पार्ट के पहले आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका देख लो, नेक्स्ट आपका 47। देखो जितना भी मैं रूल करा रहा हूँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो, और ये सारे बहुत सारे बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैं अभी एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन बताया था, है ना, कि देयर इज़ ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, तो ये कहीं आपको किसी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, मतलब बहुत रेयर बुक में कहीं देखने को मिल जाए, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो मैं सबको कलेक्ट करके रखा हूँ, और जो लोग एग्ज़ाम में पेपर सेट करते हैं ना, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के सोचे कि किस लेवल का क्वेश्चन और किस तरह का सेंटेंस हम क्रिएट करेंगे। नहीं, कई बार एग्जाम्स में होता है कि किसी दूसरे एग्जाम के प्रीवियस ईयर वाला डायरेक्टली उठा करके दे देता है, तो इस चीज़ को ध्यान देना, है ना। एनडीए वाला सीडीएस में, सीडीएस वाला एनडीए में, और एसएससी वाले को अगर पेपर टफ करना हो तो वो सारे एग्जाम वाले, बैंकिंग वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, उठा करके डाल देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो भी मैं करा रहा हूँ ना, इस पर विश्वास करते हुए, ट्रस्ट करते हुए आपको क्या करना है, फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ आपको इसको लर्न करते जाना है, बार बार रिवाइज करना है। हमेशा बोलता हूँ कि रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतने आप क्या करोगे, याद कर पाओगे। देखते हैं 47 नंबर में क्या कह रहे हैं। यहाँ पर रूल है यहाँ पर रूल है कि द अमाउंट ऑफ, एक ये आपका क्या है, फ्रेज है, द नंबर ऑफ एक साथ है। फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, इसलिए मैं फ्रेज बोल देता हूँ इसको। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही फ्रेज कहते हैं, और फ्रेज का हिंदी होता है वाक्यांश, है ना। और वाक्य का मतलब होता है क्या, कि द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स मीनिंगफुल सेंस, है ना, मतलब मीनिंगफुल सेंस को दे तभी उसको सेंटेंस कहते हैं। लेकिन ये है वाक्यांश, मतलब फ्रेज है। तो देखो, अगर द अमाउंट ऑफ और फिर द नंबर ऑफ कहीं भी आपको देखने को मिल जाए, और अगर इसके बाद कोई नाउन हो, तो इस नाउन के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते। और अक्सर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है एग्जाम में, कैसा, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ इंक्रीजिंग इन माई क्लास। कितना स्मूथ लग रहा पढ़ने में, लग रहा भाई बिल्कुल ही सही होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको फोकस करना है कि यहाँ पर द नंबर ऑफ दिख रहा है आपको, या फिर द अमाउंट ऑफ दिख जाए, और इसके बाद जो स्टूडेंट्स है ये नाउन है, तो समझ जाओ कि इस नाउन के पहले हम द का प्रयोग कतई नहीं करेंगे। तो द का प्रयोग यहाँ से आपको हटा देना पड़ेगा, है ना। तो क्या अभी बताया कि द अमाउंट ऑफ और फिर द नंबर ऑफ जहाँ भी आपको देखने को मिल जाए, और इसके बाद कोई भी नाउन हो, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट था, तो इसके पहले द का प्रयोग हम नहीं करते। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ इंक्रीजिंग इन माई क्लास। समझ गए यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो 3 रूल्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। आप लोग पहले से पढ़ रखे होगे, है ना। क्या पढ़े होगे, एक चैप्टर होता है सिंटैक्स। सिंटैक्स एक चैप्टर है ग्रामर में, जिसको दूसरे शब्दों में बोला जाए तो इसका मतलब होता है
सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट, है ना। इसमें आप लोग एक कॉमन सी बात पढ़ते हैं, देखो मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ। एक सेंटेंस लिखता हूँ कि द CEO एंड द मैनेजर आर, अभी इधर नहीं लिखता हूँ, ठीक है, मतलब मैं बोल के बता देता हूँ कि द CEO एंड द मैनेजर आर कमिंग फॉर द मीटिंग। फिर मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ कि द CEO एंड मैनेजर इज़ कमिंग फॉर द मीटिंग, है ना, इज़ लिखा हूँ। तो ध्यान दो, यहाँ पर आप पढ़ोगे इस चैप्टर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में कि CEO है यहाँ पर एक शब्द, मतलब एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति है मैनेजर। कैसे जाने कि ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, क्योंकि इन दोनों के पहले आपका द का प्रयोग हुआ है ना। दोनों के पहले द का प्रयोग हुआ, मतलब ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, CEO और मैनेजर दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, और इसलिए दो हैं तो दो व्यक्ति के लिए यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ है, मतलब प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में द CEO एंड मैनेजर, मतलब CEO एंड मैनेजर कोई एक ही व्यक्ति है। कैसे पता चला? क्योंकि सिर्फ एक के पहले द का प्रयोग हुआ है, समझ रहे हो, और इसीलिए इस एक व्यक्ति के लिए हम इज़ का प्रयोग किए हैं। तो ये बताता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट वाला चैप्टर में। ये आप लोग ऑब्वियस सी बात है पहले से जानते होगे, नहीं जानते होगे तो अभी देख लिए थोड़ा बहुत, है ना, और आगे मैं बताऊंगा ही। लेकिन इस चीज़ को अभी आपको भूल जाना है। कौन से केस में इस रूल को भूल जाना है? ध्यान देना, इस रूल को यहाँ पर आपको भूल जाना है। क्या, कैसे भूलोगे? काफ़ी परेशान हूँ यार मैं, फिर भी मैं इसको कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा। प्रॉब्लम ये है कि बहुत गर्मी है और फ़ैन को चला नहीं सकता क्योंकि एक्स्ट्रा नॉइज़ आती है ना। कोल्ड भी हो रखा है। देखो अब ज़रा देखो क्या है यहाँ पर। हाँ, अभी बोला कि उस रूल को यहाँ पर फॉलो नहीं करना है। कहाँ पर नहीं फॉलो करना है? जब ऑर्डिनल एडजेक्टिव की बात आए। ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहने का मतलब है ऑर्डिनल नंबर्स, है ना। ऑर्डिनल नंबर्स कहते किसको हैं? तो जैसे इस तरीके के वर्ड आप सुने हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, 20th, 19th, है ना, 30th। तो इस तरीके के जो वर्ड आते हैं इसको ही क्या कहा जाता है? और एक आता है लास्ट, ये भी आता है आपका ऑर्डिनल नंबर में। और एक होता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल का मतलब होता है 1, 2, 3 वाले, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव का जब भी प्रयोग होता है तो यहाँ पर जब भी दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव का प्रयोग एंड से जोड़ करके हुआ है और उन दोनों के पहले द का प्रयोग हुआ है, जैसे अभी बताया था सब्जेक्ट वर्ब वाले में, है ना, CEO के पहले भी द लगा था और मैनेजर के पहले भी, तो उससे पता चला था दो अलग अलग व्यक्ति, इसलिए आर का प्रयोग कर दिए थे उसको प्लूरल मानते हुए। लेकिन उस रूल को यहाँ पर भूल जाना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, एक सेकेंड, अब जरा देखो क्या बोलना है यहाँ पर कि जब भी दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो और दोनों को ऐड किया गया है एंड से और दोनों के पहले द का प्रयोग हुआ है तो इनके बाद जो भी नाउन होगा वो सिंगुलर नाउन होगा। ध्यान रखोगे इस चीज़ को, सिंगुलर नाउन होगा। देख लो यहाँ पर क्या कह रहा है कि द फर्स्ट एंड द सेकेंड, मतलब सेकेंड आपका क्या है? ऑर्डिनल नंबर। फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनल नंबर। दोनों को एंड से जोड़ा गया है, दोनों के पहले द का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर में होगा। ये रूल ये बताता है, समझ गए। तो सिंगुलर यहाँ पर क्या है? चैप्टर है। चैप्टर्स तो नहीं है, प्लूरल तो नहीं है, नहीं है। चलिए यहाँ पर करेक्ट है। और साथ में आर का प्रयोग हुआ है, मतलब प्लूरल माना गया है इसको, है ना। और इस ऐसा जो भी सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा इस रूल पर बेस्ड, वो हमेशा आर का ही प्रयोग होगा। वहाँ पर आर का कहने का मतलब है कि प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा इनके साथ, है ना। अब ज़रा देख लेते हैं क्या करके। यहाँ पर बोला है द फर्स्ट एंड द सेकेंड, ठीक है भाई, चैप्टर होगा ना कि चैप्टर्स, तो ध्यान देना यहाँ पर आर होगा ना कि इज़। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि द 19th एंड द 20th, दो है आपका यहाँ पर क्या? ऑर्डिनल नंबर, दोनों के पहले द है और दोनों एंड से जुड़ा हुआ है, तो इसके बाद जो भी आएगा क्या? नाउन। जैसे यहाँ पर सेंचुरी है तो सिंगुलर होगा, इसलिए करेक्ट है। सेंचुरीज नहीं होगा, चैप्टर्स नहीं होगा, ध्यान रखोगे। लेकिन दूसरा आपका जस्ट उल्टा बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर एक के पहले ही द लगा हो, यही वाला रूल बता रहा है कि अगर सिंपली एक के पहले द लगा हो तो वो नाउन आपका जस्ट उल्टा हो जाता है, प्लूरल। ध्यान रखना,
याद रखना है इसको। जैसे यहाँ पर फर्स्ट है सेकंड है ना, तो देखो फर्स्ट है और सेकंड है और सिंपली एक के पहले ही द का प्रयोग हुआ है, तो इस जगह में आपको क्या करना है, प्लूरल नाउन का प्रयोग करना है, नहीं भूलना है। ठीक। थर्ड रूल क्या बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है कि फिर भी ऊपर के जो दोनों रूल बताया अभी अभी, इसमें क्या होता है कि वर्ब जो होता है भाई, वर्ब जो होता है वो हमेशा ही प्लूरल होगा। इन दोनों रूल में ही वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। कैसे प्लूरल होगा, क्या इसका क्या मीनिंग है, क्यों होगा प्लूरल, सिंगुलर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि द कहीं भी लगा हो, थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ कोल्ड की वजह से, तो देखो द कहीं भी लगा हो, है ना, दोनों के पहले लगा हो या फिर सिंपली एक के पहले लगा हो या फिर दोनों के पहले लगा हो, लेकिन चैप्टर तो भाई दो अलग अलग है ना, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मिलके एक चैप्टर तो नहीं बन सकता, क्योंकि वर्ड में ही इस्तेमाल कर दिया गया फर्स्ट एंड सेकंड, समझ रहे हो? तो ये अलग अलग चैप्टर है, इसलिए इसको प्लूरल मानते हुए इसके बाद हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किए हैं। करेक्ट है। 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी कभी एक सेंचुरी हो सकता है, अगर होता तो फिर उसको अलग अलग मेंशन करने की आवश्यकता क्या थी, है ना? तो अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर वर का प्रयोग किया गया है ना। इसी तरीके से यहाँ भी आर का प्रयोग किया गया है, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड है। तो इन दोनों केस में ही 48 और 49 दोनों केस में ही कि द कहीं भी लगे, समझ रहे हो, द आपका कहीं भी लगे, दोनों के पहले लगे या फिर सिंपली एक के पहले लगे, आपको वहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल करना है प्लूरल में। लेकिन यहाँ पर जो मेन रूल कह रहा है वो क्या कह रहा है कि अगर दोनों ऑर्डिनल नंबर के पहले द का प्रयोग हुआ है तो इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा। लेकिन यहाँ पर 49th नंबर में कह रहा है कि अगर इन दोनों के पहले सिर्फ फर्स्ट वाले के पहले द का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर इसके बाद आने वाला जो भी नाउन होगा ये प्लूरल में होगा। इन जनरल इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि यहाँ पर दो अलग अलग देखते हैं, द दोनों अलग है, तो यहाँ पर क्या चैप्टर्स कर दो, प्लूरल कर दो इसको, है ना, क्योंकि दो होने का भाव देता है। वो प्रीवियस वाला जो रूल बताया सिंटैक्स वाला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट वाला जो रूल बताया, उसके हिसाब से ये सेंस देता है कि यहाँ पर चैप्टर्स होना चाहिए, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है, किस केस में, ऑर्डिनल नंबर्स के केस में ध्यान देना है। फिर से दोहरा रहा हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आप भूलो नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लो। यहाँ पर कह रहा है कि फर्स्ट है सेकंड है, दोनों के पहले द है, तो यहाँ पर इसके बाद आने वाला नाउन आपका सिंगुलर होगा। जैसे यहाँ पर 19th है 20th है, दोनों के पहले द लगा है तो इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर में होगा। ठीक है। और लेकिन अगला बोल रहा है कि सिंपली अगर पहले मतलब फर्स्ट वाले, जो भी फर्स्ट वाला यहाँ पर ऑर्डिनल नंबर है, इसके पहले सिर्फ द का प्रयोग हो तो इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा ये प्लूरल में होगा। लेकिन इन दोनों केस में दोनों ही क्या होगा, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा दोनों में। आर का प्रयोग हुआ, वर का प्रयोग हुआ है, आर का प्रयोग हुआ है। करेक्ट है, यही ये तीनों रूल बता रहा था आपसे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स है इतने सारे, अभी मैं इसको रिकैप नहीं करवा पाऊँगा क्योंकि कंडीशन मेरा ठीक नहीं है हालांकि अभी, है ना। फंस रहा हूँ, मतलब मैं बोलते बोलते, समझ लो। और आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई कि थोड़ा सा मैं भी स्पीड बढ़ाऊँ, और स्पीड मैं तभी बढ़ा पाऊँगा जब आप लोग मोटिवेट करोगे, थोड़ा सा लाइक वगैरह दबा के दो, है ना, और शेयर किया करो भाई। तो चलो, बहुत कुछ सीखे हम लोग आज, है ना। और जितने पर्सनल गाइडेंस वाले स्टूडेंट हैं आप लोग रेडी हो जाओ, मैं डेट डिक्लेयर कर दूंगा कि आपको कब टेस्ट लगाना है ग्रुप में, और टेस्ट देना है और क्या करना है, सबका मैं मार्क्स भी ये करूँगा, रिलीज़ करूँगा, है ना। तो चलिए, बहुत कुछ सीखा, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।